ओके दोस्तों, तो हम है डे 5 में। हम कर रहे थे टीडीएस का पार्ट 1 हमने कर दिया था खत्म। हम पहुंच गए टीडीएस के पार्ट 2 की तरफ। बट उसके पहले आउट जो कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और ये वाला चार्ट आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बना रहे होगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। एग्जाम के पहले यही देखना है अपने को सबसे ज्यादा। कब आते हैं इधर मेरे साथ, सेक्शन नंबर विथ थ्रेशोल्ड एंड विथ टीडीएस रेट। आप लोग रिपीट करोगे, कोशिश करना रिपीट करने का, आप लोग कर लोगे, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो सेक्शन हमने देखा था, 194 बी, 194 डबल बी। बी इज फॉर बेटिंग, डबल बी इज फॉर बड़ी बेटिंग, बी इज फॉर लॉटरी वगैरह के लिए, एंड डबल बी इज फॉर हॉर्स रेस के लिए। दोनों में अगर आपको 10,000 के ऊपर विनिंग होता है तो 30% से टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आपको एक में विनिंग हुआ, एक में लॉस हुआ, कोई सेट ऑफ नहीं होगा, विनिंग वाले पे टीडीएस देना ही पड़ेगा तुमको, टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर एक लॉटरी बेचने वाले को लॉटरी लग जाती है तो उसके लिए जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल नहीं है, वो है 30%। ओके, ये मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद अगर अपने को पार्टली काइंड मिलता है तो काइंड वाले के लिए क्या बोला गया था, दो ऑप्शन है। या तो उसको बोलो पैसा जमा करके रसीद दिखा दे, और या तो तुम उससे पैसा ले लो और उसके बिहाफ में जाके जमा कर दो। दो ऑप्शन थे। फिर हमने कमीशन से रिलेटेड 3 सेक्शन देखे थे, 194D, 194G, 194H। 194D कौन सा कमीशन था, इंश्योरेंस का कमीशन। 194G कौन सा कमीशन था, लॉटरी टिकट बेचते तो उसका कमीशन। जी, मैं लॉटरी टिकट बेचता हूं, एंड डी डेथ वाला तो इंश्योरेंस कमीशन। दोनों के लिए लिमिट क्या थी, 15,000 के ऊपर। 15,000 के ऊपर जाने से 5% से टीडीएस डिडक्ट होगा। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन। बट री इंश्योरेंस वाले केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है। फिर आता है हाँ हाँ हाँ, मैं लेता हूं कमीशन 194H। कमीशन लेने वाला है सेक्शन, देने वाला स्पेसिफाइड एसएससी, लेने वाला रेसिडेंट पर्सन। कमीशन 15,000 के ऊपर 5% से टीडीएस कटेगा। स्पेसिफाइड एसएससी मतलब क्या, कंपनी फर्म एलएलपी ऑलवेज होंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ तभी होंगे जब उनका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख क्रॉस होगा। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, नॉट करेंट प्रीवियस ईयर। एंड उसके बाद अपने को पता चला कि जो शेयर से रिलेटेड सिक्योरिटीज होता है उसका जो कमीशन होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कमीशन होता है उस पे 194H नहीं लगता है। हाउएवर अगर कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन है, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन, तब लगेगा। फिर हमने देखा 194 आई के लिए घर लेना था तो अपने को रेंट देना पड़ा। तो रेंट कितना होता है, 2,40,000, 2,40,000 के ऊपर है पर एनम पर को ओनर तो टीडीएस कटेगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी हमने रेंट पे लिया है तो 2%, अदर्स रेंट पे लिया है तो 10%। देने वाला स्पेसिफाइड एसएससी, लेने वाला रेसिडेंट पर्सन, यानी टेनेंट शुड बी स्पेसिफाइड एसएससी। तो टेनेंट स्पेसिफाइड एसएससी मतलब फर्म कंपनी ऑलवेज, इंडिविजुअल एचयूएफ जब 1 करोड़ या 50 लाख क्रॉस होगा तभी। एडवांस रेट टीडीएस, एरियर्स ऑफ रेंट टीडीएस, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे अगर रिफंडेबल है तो कोई टीडीएस नहीं, नॉन रिफंडेबल है तो टीडीएस। अपने को म्युनिसिपल टैक्स एक्सक्लूड करना है, जीएसटी कंपोनेंट एक्सक्लूड करना है। अगर होटल में जाके हम लोग रेगुलर बेसिस में रहते हैं तो 194 आई एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आई बी किसके लिए था, जिन लोगों को आई नहीं मिलता है उन लोगों को लिए आई बी था। यानी वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका 50 लाख या 1 करोड़ से कम है टर्नओवर, और या तो उनका बिजनेस ही नहीं है या प्रोफेशन नहीं है, मतलब सैलरीड है या कुछ ऐसा है, तो उनके लिए अगर वो रेंट पे रहते हैं और रेंट देते हैं 50,000 पर मंथ या उससे ज्यादा, यानी 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 50,000 पर मंथ से ज्यादा का रेंट देते हैं तो 5% से टीडीएस कटेगा 50,000 के ऊपर जाने से। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने जितना सेक्शन पढ़े, जैसे 15,000 लिमिट है, 30,000 लिमिट है, 50,000 लिमिट है, तो ये मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ लो अगर अपने को लॉटरी लगा है, लॉटरी लगा है 12,000 का, तो टीडीएस 12,000 पे कटेगा या 2,000 पे कटेगा, इंटायर अमाउंट पे कटेगा। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि इंटायर अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। अच्छा, 194 आईबी में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि जो पेई है अगर वो पैन नहीं देता है ना तो 20% से टीडीएस कटेगा। और जो टीडीएस कटेगा ना वो लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज जो टीडीएस होता है वो लास्ट मंथ यानी या तो मार्च और या तो जिस मंथ तुम छोड़ रहे हो, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर उस मंथ पे कटेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज और हमने देखी थी, एप्लीकेबिलिटी और कटना। एप्लीकेबिलिटी के लिए 50,000 चेक करना है, बट जो एक्चुअल टीडीएस कटेगा वो एक्चुअल रेंट पे कटेगा, यानी अगर 15 दिन का रेंट दिया तो सिर्फ 15 दिन का ही टीडीएस कटेगा, इंटायर अमाउंट पे नहीं कटेगा। बट चेक करने के लिए इंटायर अमाउंट का, इंटायर मंथ का रेंट देखना है अपने को। ठीक है। सो कल हमने इतना ही पढ़ा था, आज हम चल रहे हैं सेक्शन नंबर 192 सैलरी। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, सैलरी में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इतना ही सीए फाइनल लेवल पे सैलरी भी है। तो अभी जो एक क्वेश्चन करवाऊंगा और उसमें जो सैलरी का क्वेश्चन करवाऊंगा, सीए फाइनल लेवल में इतना ही सैलरी करना है।
पूरा सैलरी हेड पढ़ने का कोई नीड नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछते। 10 साल करीब हो गया पूछे हुए, तो मतलब तो आना ही नहीं है। 10-20 अटेम्प्ट पहले पूछे करते थे, अब नहीं पूछते सैलरी। तो सैलरी के लिए जो इंपॉर्टेंट है बस वो वाला चीज अपने कंसिडर करेंगे। अभी तो अपना सेक्शन नंबर 192 कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 192 बोलता है कि जो लोग कैमरा ऑन नहीं करेंगे उन लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो कैमरा ऑन करो। ठीक, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग वाले भी सोचते होंगे क्या ये लोग कैमरा ऑन नहीं करता है क्या, हम रिकॉर्डिंग में कैमरा ऑन करके बैठते हैं, ये लोग लाइव में नहीं ऑन किया है। चंदन हंस रहे हो, कैमरा तो नहीं दिख रहा तुम्हारा। चलो, अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है सैलरी, एम्प्लॉयर ही पे करता है ना सैलरी, कि एम्प्लॉय पे करता है? एम्प्लॉयर करता है। तो अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो टीडीएस कटेगा। हाँ, टीडीएस कटेगा सर, थ्रेशोल्ड कोई रेट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कैसे सर कटेगा? तो सबसे पहले उसका सैलरी हेड लेंगे, एचपी हेड लेंगे, कैपिटल गेन हेड लेंगे, एंड उसके बाद आईएफओएस हेड लेंगे। ठीक है, ये सारे हेड्स इसके कंसीडर अपने करेंगे। और पीजीबीपी होगा नहीं, बिकॉज सैलरी है, तो पीजीबीपी कैसे करेगा? तो धंधा कर सकता है तो नौकरी कर सकता है, दोनों साथ में थोड़ी कर सकता है। कर भी सकता है, मान लो अगर कर भी सकता है, कई कई सिनेरियो में लोग करते भी है, तो पांचों हेड लेंगे। पांचों हेड का करेंगे टोटल, टोटल करने के बाद निकालेंगे टैक्स, टैक्स निकालने के बाद अब मान लो उसने पूरे साल काम किया है तुम्हारे यहाँ, तो टैक्स को डिवाइड करेंगे 12 से। अब हर मंथ का टीडीएस का रेट निकल आएगा, हर मंथ का टीडीएस निकल आएगा। अगर उसने तुम्हारे यहाँ काम किया 8 मंथ्स, तो डिवाइड करेंगे 8 से, हर मंथ का टीडीएस निकल आएगा, हर मंथ का टीडीएस जमा करना है। तो अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ कोई रेट नहीं होता, यहाँ स्लैब रेट होता है। यानी पूरा जो भी उसका इनकम है वो कैलकुलेट करो, उसका टैक्स रेट निकालो, टैक्स निकालो, टैक्स को डिवाइड बाई नंबर ऑफ पीरियड सर्व, जितना भी दिन उसने तुम्हारे यहाँ काम किया उतने पीरियड से डिवाइड करो, पर मंथ का टीडीएस आ जाएगा। अब जब अपने ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे तो अपने को क्या क्या चीजें लेना है, क्या क्या चीजें नहीं लेना है। तो जो एम्प्लॉयर है जब वो कैलकुलेशन करेगा इनकम की, तो वो सारे डिडक्शन कंसिडर करेगा। 80C 80 TTA अपने पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर 6 में, तो ये सारे डिडक्शन को वो कंसिडर करेगा। वो सारी इनकम को कंसिडर करेगा, सिर्फ सैलरी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी भी कंसिडर करेगा, कैपिटल गेन भी कंसिडर करेगा, वो पीजीबीपी की कोई इनकम है तो वो भी कंसिडर करेगा, आईएफएस हेड की इनकम है वो भी कंसिडर करेगा। और लॉसेस, अगर किसी हेड में लॉस होता है तो वो लॉस को अपने दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ वाले चैप्टर में इन डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो, कोई लॉस होता है तो उसको अपने सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे हेड से। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एचपी लॉस को वो कंसीडर करेगा, बाकी किसी हेड के लॉस को वो कंसीडर नहीं करेगा। कैपिटल गेन नहीं कंसीडर करेगा, पीजीबीपी नहीं कंसीडर करेगा, आईएफएस नहीं कंसीडर करेगा, सिर्फ और सिर्फ एचपी के हेड के लॉस को कंसीडर करेगा और कुछ नहीं कंसीडर करेगा। अब एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है कि एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा कितना 80C है या कितना अदर इनकम है? तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बताएगा कि इतना 80C है, इतना ये सब बन रहा है, और आप इस पे मेरा कैलकुलेशन करके टीडीएस काट दो। तो मान लो अगर एक एम्प्लॉय ने खुद से सामने से आके बोला कि मेरा 80C में पीएफ एलआईसी कराया हुआ है, ठीक है, तो एज एन एम्प्लॉयर तुम्हारे हिसाब से बताओ, वो आके बता देगा तो तुम्हारा जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा क्या, या तुमको खुद से एक बार वेरीफाई करना चाहिए पेपर के थ्रू कि भाई पेपर लेके आ, एक बार देखे क्या है नहीं है? तो याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज लाई ऑन एम्प्लॉयर। उसको वेरीफाई करना ही पड़ेगा, बिना वेरीफाई किए अगर वो करता है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर कुछ गलत होता है तो वेरीफाई करके। अच्छा, अब मान लो किसी पर्टिकुलर इनकम के बारे में अगर नहीं बताया एम्प्लॉय, तो क्या एम्प्लॉयर अंतर्यामी है क्या? वो अपने आप समझ जाएगा क्या ये इनकम है इसकी? तो नहीं समझेगा। तो वो क्या करेगा, बिना उस इनकम को कंसीडर किए हुए उसका कैलकुलेशन करके उसका टीडीएस निकाल लेगा। फिर जब फाइनली एम्प्लॉय आईटीआर फाइल करेगा ना, तो जो भी डिफरेंशियल होगा अकॉर्डिंगली वो पे कर देगा। समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि तुमको सारा अपना इनकम डिस्क्लोज करना है एम्प्लॉयर को, तुम चाहो तो डिस्क्लोज कर सकते हो, तुम चाहो तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते हो, ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा। तुम जो डिस्क्लोज करोगे उसके बेसिस पे कैलकुलेशन हो जाएगा एंड उसके बेसिस पे तुम्हारा टीडीएस कटेगा। तुम नहीं डिस्क्लोज करोगे तो ऑब्वियसली वो अपने आप नहीं जान सकता है, तो जो भी उसको पता होगा उसके बेसिस पे वो कर देगा। अब दो केस लॉ इसमें, पहला केस लॉ अपने करने जा रहे हैं अपने डीटी के क्लास में, एक आईटीसी लिमिटेड का है, एक मणिपाल हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का है। सबसे पहले आईटीसी लिमिटेड का केस देखते हैं। देखो, अगर अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं
और अपने वेटर को टिप्स देते हैं, कुछ भी टिप वगैरह देते हैं, तो क्या वो जो टिप देते हैं क्या वो ऑब्लिगेटरी है, क्या देना ही पड़ेगा क्या अपने को, जरूरी है नहीं, मन के ऊपर। अब टिप जो अपने देते हैं क्या वो एम्प्लॉयर देता है या हम लोग एज अ कस्टमर देते हैं, हम लोग एज अ कस्टमर देते हैं। क्या एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी है क्या टिप देना, नहीं टिप देना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं कि अगर टिप वेटर को मिलता है तो उस टिप वाले अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज इट इज नॉट सैलरी, टिप इज नॉट अ सैलरी, तो टिप वाले अमाउंट पे नहीं कटेगा टीडीएस। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉयर के ऊपर उस पे टीडीएस मतलब डिडक्ट करने का। अब मान लो ऐसा हुआ कि मेरे को टिप तो देना है बट मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं काउंटर पे, जो बिलिंग होता है मेरा, मान लो 1000 का बिलिंग है तो 1000 का हम स्वाइप करते हैं, बदले में उसको बोलते हैं कि 50 रुपए का और स्वाइप कर लो, दैट इज फॉर टिप, ठीक है, तुम अपने एंड से दे देना टिप, मेरे पास कैश नहीं है। तो हम क्या करें, 1050 का स्वाइप करते हैं एंड फिर हम बाहर आ जाते हैं। तो क्या वो 50 रुपए का जो हम स्वाइप किए एज अ टिप, क्या वो भी सैलरी है क्या, नहीं वो भी सैलरी नहीं है, बस कैश नहीं था बोल के हमने स्वाइप करके पेमेंट किया। सो कोई मैटर नहीं करता, स्वाइप करके पेमेंट करो, गूगल पे करो, कैश दो, टिप पे कभी भी टीडीएस नहीं आएगा 192, बिकॉज इट इज नॉट सैलरी। नाउ दूसरा, अच्छा ये वाला अपने 194 जे के बात करते हैं, ठीक है, एक बार 194 जे कर लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा इजीली समझेगा अपने को, मणिपाल वाला। नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, ये वाला अपने करेंगे आफ्टर पीजीबीपी, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पार्टनर, तुम लोग बहुत पार्टनरशिप पढ़े हुए क्लास 12 में बहुत सारा, क्या तुम लोग ये एक चीज बता सकते हो, क्या एक पार्टनर इंप्लॉय होता है क्या पार्टनरशिप फर्म का, एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर इंप्लॉय होता है क्या, नो, इज नॉट एन एम्प्लॉय। तो अगर अपने सैलरी बोलते हैं, भले सैलरी बोलते हैं, सैलरी रेम्युनरेशन बोलते हैं कि अपने पार्टनर को दिया, तो क्या वो एज एन एम्प्लॉय देते हैं क्या अपने, नहीं, वो भले ही एज अ रेम्युनरेशन जाता है बट इट इज एक्चुअली प्रॉफिट का ही पार्ट है, वो प्रॉफिट का ही पार्ट, अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो बस वो देते अपने हैं कि एज अ रेम्युनरेशन दे दिया, एज अ सैलरी दे दिया। तो याद रखना जब भी पार्टनरशिप फर्म सैलरी का पेमेंट करेगी पार्टनर को तब 192 नहीं लगता है, बिकॉज इट इज नॉट सैलरी, इट इज नॉट सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है एक पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना। हाउएवर एक क्वेश्चन पूछता हूं, कंपनी डायरेक्टर को सैलरी देती है तब 192 लगेगा क्या, यस तब लगेगा, बिकॉज डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो दोनों में एक डिफरेंस है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक। तो हमने क्या देखा, हमने देखा सेक्शन नंबर 192 सैलरी, सैलरी कैसे निकालते हैं, सारी हेड की इनकम ले लो, टैक्स निकालो, डिडक्शन भी ले लो, टैक्स निकाल लो, डिवाइड बाय 12 मारो या डिवाइड बाय जितना नंबर ऑफ ईयर्स है उतना मारो, एंड पर मंथ का टीडीएस आ जाएगा। क्या कंसीडर करना है, सारे डिडक्शन कंसीडर करना है, सारे इनकम कंसीडर करना है, बट लॉस में सिर्फ और सिर्फ एचपी लॉस कंसीडर करना है, और कोई हेड का लॉस कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद और हमने देखा कि अगर कोई इनकम का डिटेल वो हमको नहीं देता है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, और वो हमको जो भी डिटेल दिया है दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई कि इट इज ट्रू एंड फेयर। अगर है तो ठीक, अगर बाद में पकड़े जाएंगे तो इंप्लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल कि तुम क्यों अलाउ किया, तुम क्यों दिया इसको, जब ये वाला था नहीं तुम वेरीफाई क्यों नहीं किया। दूसरी पॉइंट, अगर टिप देते हैं वेटर को तो उस पर टीडीएस नहीं कटता है, एंड सैलरी अगर पार्टनर को मिलती है तो उस पर टीडीएस नहीं कटता, बट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या किसी को भी मिलता है तब सैलरी पे टीडीएस कटता है, बिकॉज दैट इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक। अभी रुको, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी सिर्फ जितना पढ़े उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन भी बनाएंगे तो क्लैरिटी आएगी अपने को। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ऑलवेज ये दो सेक्शन साथ में करना है, 192 एंड 192 ए। 192 ए फॉर एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ, ए फॉर एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ। अब एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ के लिए स्ट्रेट अवे तुम इस पे आ जाओ, ठीक है। अगर स्टैट्यूटरी पीएफ है, स्टैट्यूटरी पीएफ इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, स्टैट्यूटरी पीएफ का अगर पैसा कोई इंप्लॉय विड्रॉ करता है सो दैट जितना भी रुपया विड्रॉ करेगा दैट इज एग्जेम्प्ट, उस पर कभी भी टैक्स ही नहीं लगता है। अब जिस पे टैक्स ही नहीं लगता है उस पे टीडीएस ही नहीं लग सकता, बिकॉज टीडीएस तो टैक्स पे लगता है, उसका नाम ही है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जब टैक्स ही नहीं है तो सोर्स पे डिडक्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो स्टैट्यूटरी पीएफ से पैसा विड्रॉ करना इज एग्जेम्प्ट। अच्छा पैसा विड्रॉ कौन करता है, इंप्लॉयर या इंप्लॉय, एक पीएफ से पैसा विड्रॉ कौन करता है, सर हमारा अभी जॉब नहीं लगा हमको पता नहीं है, ना लाइक एम्प्लॉय विड्रॉ करता है, हाँ शाबाश।
अब अगर अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ से अपने विड्रॉ करते हैं, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ से विड्रॉ करते हैं, जो विड्रॉल अमाउंट है दैट इज फर्स्ट टाइम आ रहा है दोस्तों 50,000 और मोर, 50,000 और मोर, फर्स्ट टाइम अभी तक जो सेक्शन हमने पढ़ा उसमें और मोर आ रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग 50, मतलब एग्जैक्ट 50,000 किया तो भी टीडीएस कटेगा, कटेगा। कितना परसेंट से टीडीएस कटेगा? 10% से टीडीएस कटेगा। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का एग्जांपल दीजिए, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन में कैसे आएगा? ईपीएफ, ईपीएफ आएगा तो समझ लेना इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में दो कंडीशन फुलफिल होगा तभी टीडीएस कटेगा। पहला कंडीशन, जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल है दैट इज 50,000 और मोर, अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज 50,000 और मोर। दूसरा कंडीशन है नॉट कंप्लीटेड कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर एज सर्विस, यानी 5 साल तक कंटिन्यू तुमने जॉब नहीं किया तो तब टीडीएस कटेगा 10% से, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। तो टीडीएस कब कटता है? जब 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करोगे, नॉट कंप्लीटेड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स, तब टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। यानी अगर हम 6th ईयर पे विड्रॉ करेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। एंड मतलब समझते हो? एंड मतलब होता है दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तब टीडीएस कटेगा। मान लो हम विड्रॉ करते हैं 1 लाख रुपीस, बट 6 ईयर्स के बाद करते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। जब दोनों फुलफिल होगा तभी टीडीएस कटेगा। ओके, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, गलती मत कर देना मेरे दोस्तों, 50,000 और मोर है ये तो सही कर दोगे, नॉट कंप्लीटेड 5 ईयर्स है, ठीक है, कंप्लीटेड 5 ईयर्स नहीं है, तो मोर के चक्कर में ऐसा मत कर देना कि अगर 6 ईयर्स तक हुआ तो टीडीएस कटेगा, नहीं नहीं, 5 ईयर्स से कम है तो टीडीएस कटेगा, 50 के ऊपर, 50 या उसके ऊपर, 5 ईयर्स के नीचे, ये चीज का ध्यान रखना, यहां मिस्टेक्स ना हो। ओके, क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब चलो पहले समरी बना लेते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ बना लो। सबसे पहले सेक्शन नंबर 192, 192 में कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉय होगा, टैक्स स्लैब से कटेगा, ठीक है, टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब। थ्रेशोल्ड में लिख दो नो थ्रेशोल्ड, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है इसमें, मतलब थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड कैसे है? अगर टैक्स ही नहीं बन रहा है तो फिर होगा ही नहीं ना, तो थ्रेशोल्ड इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली कोई थ्रेशोल्ड नहीं है इसमें। दूसरा सेक्शन नंबर है 192A, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, यानी अगर एक एम्प्लॉय विड्रॉ करता है तो यहाँ पे आपको वो टेबल वाला बना लेना जो भी अपने देखे थे, और 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। टेबल चलो बना ही देते हैं। अगर अपने रिकॉग्नाइज पीएफ से कर रहे हैं तो नो टीडीएस, अगर अपने स्टैट्यूटरी पीएफ से कर रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज से कर रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज पीएफ से अगर अपने करते हैं, अनरिकॉग्नाइज पीएफ से अपने कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में अपने को देखना है मोर देन 50,000। और अगर स्टैट्यूटरी पीएफ से, अच्छा सॉरी स्टैट्यूटरी होगा ये, स्टैट्यूटरी पीएफ से कर रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड पीएफ से अगर अपने करते हैं तो उस सिनेरियो में दो कंडीशन फुलफिल करना, एक 50,000 से ज्यादा प्लस not completed 5 years of service, continuous period of 5 years of service, ठीक है। लेस देन 5 years, करेक्ट, लेस देन 5 years। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। हमने कितने क्वेश्चंस बना लिए थे? हमने 13 क्वेश्चन बना लिए थे अप्रोक्सीमेटली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, पेज नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 6। एलएल लिमिटेड पेड, एलएल लिमिटेड ने पे किया, क्या पे किया? लीव ट्रैवल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय। अच्छा, एलटीए जो होता है ना, ये एक एग्जेम्पशन होता है, और ये जो एग्जेम्पशन है ये 10(5) में मिलता है, यानी जितनी सैलरी होती है उसमें तुम एलटीए माइनस कर सकते हो, लीव ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं उसको, ठीक है। बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन फर्निश्ड बाय एम्प्लॉय, यानी एलएल लिमिटेड ने क्या किया? एलटीए प्रोवाइड कर दिया विदाउट, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे। असेसिंग ऑफिसर ने हेल्ड कर दिया कंपनी को एज एन एम्प्लॉयर आउट हैव वेरीफाइड द जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम, उसको वेरीफाई करना चाहिए था, उसने बस सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे एलटीए अलाउ कर दिया। तो बताओ कंपनी राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है।
ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर ट्रीटेड द कंपनी एज एसएससी इन डिफॉल्ट, तो वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब होता है वो बंदा जिसने कुछ गलत काम कर दिया इनकम टैक्स में। तो क्या कंपनी ने कुछ गलत काम कर दिया है इनकम टैक्स में? यस, सो ही इज एसएससी इन डिफॉल्ट। तो क्या कंटेंशन करेक्ट है? क्या करेक्ट है असेसिंग ऑफिसर का? यस, तो असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट इन लॉ। तो एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट इन लॉ। करना क्या चाहिए था उसको? वेरीफाई करना चाहिए था। उसको क्या करना चाहिए था? वेरीफाई करना चाहिए था कि जो एलटीए क्लेम कर रहा है वो सही है कि नहीं। कैसे वेरीफाई करता? अरे भाई, एलटीए मतलब क्या होता है? लीव ट्रैवल। तो बिल दिखाओ, होटल के बिल दिखाओ, टिकट का बिल दिखाओ, जितने भी बिल्स है वो सारे बिल्स दिखाओ। जब वो बिल्स देख लेगा तो उसके बेसिस पे वो फिर मतलब वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये वाला एक बार नॉन रेसिडेंट हो जाए उसके बाद करेंगे। ये नॉन रेसिडेंट का पॉइंट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 16। एमएनओ लिमिटेड एम्प्लॉयर क्रेडिटेड अ सैलरी अमाउंटिंग टू 3,40,000। कितने की सैलरी मिल रही है? 3,40,000। किसको मिल रही है? क्यू को मिल रही है। बट क्यू हैज नॉट फर्निश्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम या लॉस ऑफ एनी अदर हेड। किसी भी हेड का ना इनकम या लॉस बताया, ना कोई भी 80C का डिडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो अब मेरे को बताओ, टीडीएस को क्या अपने सिर्फ 3,40,000 पे ही काटेंगे या अपने को उससे मंगवाना पड़ेगा? जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं है। अगर वो चाहे तो दे सकता है, वो चाहे तो नहीं दे सकता है। तो अपने 3,40,000 पे ही करेंगे। If Q has not furnished, if Q has not furnished an information about his income or loss under any other head or proof of investment under ATC, then employer has to deduct without considering any claim of expenditure या set off of losses या deduction under section 80C। अपने स्ट्रेट अवे टीडीएस काटेंगे बिना इन सबको कंसीडर किए हुए, क्योंकि जब दे ही नहीं रहा है तो कहां से पता चलेगा? पॉसिबल नहीं है। An employee of central government receives arrear of salary or earlier 3 years, यानी 3 साल की सैलरी बकाया थी। एंड ये 3 साल की जो सैलरी है इसका एरियर अपने को मिला है, मतलब अपने को पुराने 3 साल की सैलरी मिली है। और हम कौन है? ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने को मिला है। दैट इज वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब इस क्वेश्चन में लिख लेना लर्न। इसमें अपने को एक चीज लर्न करना है। ठीक है, क्या एरियर ऑफ सैलरी पे टीडीएस कटेगा? तुम्हारा लॉजिक क्या बोलता है? हाँ, कटेगा। बस एक चीज याद रखना, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एरियर ऑफ सैलरी मिलता है ना, तब अपने को एक रिलीफ भी मिलता है। एंड द रिलीफ इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो इसका आंसर अपने को ऐसे लिखना है कि यस, एरियर ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल एंड टीडीएस विल बी डिडक्टेड। However, employer has to consider relief under section 89। बस 89 क्या होता है, क्यों है, नहीं है, इन डेप्थ जाने का कोई नीड नहीं है। बस एक चीज याद रखना, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एरियर पे अपने को मिल रहा है तो रिलीफ अंडर 89 अपने को अलॉट करना है। बस ये इस चीज का ध्यान रखना। एंड इससे अलावा और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है इसमें। ओके, अब ये डॉक्यूमेंट्री वाला अपने बाद में करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड टू 94J है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे एंड इसमें अपने सैलरी का भी सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी करेंगे और इसमें अपना सैलरी का भी सीखेंगे। चलो, ये करो, एक बार रीड करो क्वेश्चन को। इसमें सैलरी का एडजस्टमेंट भी अपने को सीखना है। ओके, कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग तो है तुम्हारे पास, तुमको एडिशन नहीं आता है करने। राज इज अ वर्किंग इन एबी लिमिटेड। हम एबी लिमिटेड में काम करते हैं। हमारी सैलरी है 55,000 पर मंथ। दोस्तों, 55,000 रुपए मिल रहे पर महीने के, बताओ। और अपने पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसका इंटरेस्ट का पेमेंट किया हमने 80,000 ऑन लोन। अगर आपको याद नहीं होगा तो याद दिला देता हूं, इंटर में एचपी हमने पढ़ा था और एचपी में हमने देखा था कि अगर अपने लोन का पैसा देते हैं 80,000 करके, सो दैट इज कंसिडर्ड एज लॉस।
मतलब वो लॉस कंसिडर किया जाता है, ठीक है, यानी उसको माइनस करना होता है। द लोन हैज टेकन फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब दिया हुआ है। और अपने पास क्या है, देयर विल बी अ लॉस ऑफ 80,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वही जो अपने अभी पढ़ा वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे प्रोसीड करना है, तो टीडीएस कटेगा सेक्शन नंबर 192। अब टीडीएस कैसे कटता है, टीडीएस कटने के लिए अपने सारे हेड्स की इनकम को एक साथ ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो सैलरी हेड की इनकम ले लेते हैं। सैलरी में अपनी पर मंथ सैलरी कितनी है, अपनी पर मंथ सैलरी है 55,000 इंटू 12, पूरे साल का अपने करेंगे तो 55,000 इंटू 12 आया 6,60,000। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, आगे भी काम आएगा हर जगह। कहीं पे भी सैलरी का क्वेश्चन आया, ठीक है, और पहले तो टोटल सैलरी निकाल देना, उसके बाद यहां तुम लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यहां पे अपने को 50,000 का डिडक्शन मिलता है, 50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो कहीं पे भी हम सैलरी का क्वेश्चन करेंगे पूरे सीए फाइनल लेवल पे, तो हमको एक चीज याद रखना है कि अपने को डिडक्शन देना होता है 16 अंडर सेक्शन 16 50,000 रुपए का। तो हम करेंगे 6,60,000 माइनस 50,000 आया कितना 610, ये आया मेरा इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद मेरे पास एचपी है, एचपी में मेरे को लॉस है 80,000 का, यानी जो हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया वो 80,000 का है, तो ये अपने माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना आया 5,30,000। अच्छा, ये 5,30,000 क्या है, आप बोलोगे 5,30,000 है टोटल इनकम। अब इसमें से अपने को निकालना है टैक्स, जल्दी से इसका नॉर्मल टैक्स निकाल दो। तो जो हमने सीखा है कौन सा, 2.5 लाख वाला हमने सीखा था ना, 2.5 लाख पे टैक्स निकालना। तो 2.5 लाख तक तो कुछ था ही नहीं, फिर 2.5 लाख से 5 लाख में था, और फिर अबव 5-10 में था। बताओ कितना आ रहा है, एंड इंटू 4% HEC। तो सबका 19,240 आ रहा है HEC जोड़ने के बाद, एवरीबॉडी यस। तो देखो 19,240 इजी था, कुछ भी टफ नहीं था। क्या सीखा हमने, सीखा कि सैलरी इनकम में ऑलवेज डिडक्शन देना अंडर सेक्शन 16 50,000 रुपए का। उसके बाद एचपी का लॉस अपने को देखना है, नहीं वो सब कुछ नहीं करना है, वो सब अगर डिटेल दिया होगा तो ही करना है, अदरवाइज प्रोफेशनल टैक्स वगैरह का कुछ भी नहीं करना है। अब अपने 50,000 माइनस करेंगे, उसके बाद एचपी का लॉस लेंगे। अब सिंस एचपी का लॉस के बारे में बात हो रहा है ना, तो एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर का एक टॉपिक उठा रहा हूं, छोटा सा, एकदम छोटू सा टॉपिक है। बोलता है एचपी, देखो 5 हेड होते हैं, ये अपने को समझ में आ गया। अब मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी 1 है, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी 2 है। हाउस प्रॉपर्टी 1 में मेरा 1 लाख का, 1 लाख नहीं 10 लाख की इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी 2 में मेरा 5 लाख का लॉस है, 6 लाख कर देता है बेटर रहेगा, 6 लाख का लॉस है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि पहले सेम हेड में लॉस को एडजस्ट करो, पहले सेम हेड में लॉस को एडजस्ट करो। तो अब नेट इनकम मेरा कितना बनेगा 4 लाख रुपए का, ठीक है, सिंपल है, सेम हेड में एडजस्ट कर दिया, 4 लाख रुपए की इनकम नेट आ गई, जो कि बाहर कॉलम में चली जाएगी, आउटर कॉलम में। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है और उसमें मेरे को लॉस हुआ है, समझ लो 6 लाख का, 6 लाख का मेरा लॉस है। अब मेरे पास जो हेड है वो है सैलरी, यानी सेम हेड नहीं है, दूसरे हेड में, दूसरे हेड में मेरे को 10 लाख की इनकम है। तो जनरली क्या करते हैं हम, 6 लाख से 10 लाख को सेट ऑफ कर लेते हैं और सैलरी की इनकम 4 लाख रुपए दिखाते हैं। बट गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ होगा, किसी और हेड से, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए ही सेट ऑफ हो सकता है। यानी 6 लाख में से सिर्फ 2 लाख रुपया ही माइनस करेंगे, यानी 8 लाख रुपया दिखाएंगे सैलरी की इनकम। तो सर रिमेनिंग 4 लाख लॉस का क्या होगा, रिमेनिंग जो 4 लाख का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करेंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर एडजस्ट। इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे अपने सेट ऑफ वाले चैप्टर में, बट अभी आगे काम आएगा, इसीलिए ये वाला चीज समझा रहा हूं कि एक एचपी दूसरे एचपी से कितना का भी सेट ऑफ हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। बट एक एचपी दूसरे हेड से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बस इतना अभी याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, कर लोगे, इजी है। रीड करो एक बार, ये लो रीड करो। रमेश इज एम्प्लॉयड इन रघु लिमिटेड एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। उसको एलटीए मिलता है 60,000 का, बट वो कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता है 60,000 से रिलेटेड। उसकी जो सैलरी है वो बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन ऑफ एलटीए इज 12,50,000। मिस्टर रमेश claimed interest on money borrowed on acquisition of residential property 96,000। इसका मतलब होता है कि एचपी का लॉस है 96,000 का। बट ही डिड नॉट प्रोड्यूस नेम, एड्रेस, पैन ऑफ लेंडर। उसने कोई भी डिटेल नहीं दिया इससे रिलेटेड। अब बताओ एम्प्लॉयर कितने अमाउंट पे टीडीएस काटेगा? तो 12,50,000 पे टीडीएस काटेगा। वो एलटीए कंसीडर नहीं करेगा बिकॉज तुमने डिटेल नहीं दिया। वो लॉस कंसीडर नहीं करेगा एचपी का बिकॉज तुमने डिटेल नहीं दिया। अगर तुम डिटेल दे देते तो फिर अपने उसको कंसीडर करते, बट डिटेल नहीं दिया इसलिए उसको कंसीडर नहीं करना है। सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज? सब मेरे साथ हो? हाँ। साक्षी, साक्षी बोलो। नहीं, ठीक है, चलो। ये टिप वाला क्वेश्चन है, समझ ही गया होगा। टिप को इंक्लूड करना है क्या? टिप पेड बाय गेस्ट को इंक्लूड करना है? नहीं, टिप पेड बाय गेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। कंपनी इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम सच पेमेंट अंडर सेक्शन 192। अब ये वाले को अपने बाद में करेंगे, इसको पेंडिंग कर दो बिकॉज इसको अपने को आफ्टर नॉन रेसिडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं 192A में। 192A सेक्शन याद है? वही एक्यूमुलेटेड पीएफ वाला। मिस्टर शर्मा एक एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड का। ही हैज उसने ज्वाइन कब किया? उसने ज्वाइन किया था 1/4/2020 में। रिजाइन कर दिया 31/3/23 में, यानी 3 साल के अंदर रिजाइन कर दिया। क्या 3 साल के अंदर रिजाइन कर लिया? उसने विड्रॉ किया है 50,000 ईपीएफ अकाउंट से। ईपीएफ मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 50,000 से ज्यादा है, 50,000 या उससे ज्यादा है, हाँ 50,000 या उससे ज्यादा है, 50,000 एग्जैक्ट टीडीएस लगेगा। बट अपने को देखना है क्या 5 साल वाला 5 साल से कम जॉब किया है क्या? तो इसने जॉब कितने साल किया है? सिर्फ 3 साल किया है, यानी 5 साल से कम जॉब है। 5 साल से कम जॉब है, 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट है, तो टीडीएस कटेगा? कटेगा। कितने पे कटेगा? 10% से कटेगा टीडीएस। तो 10% से टीडीएस कटेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर वो पैन नहीं देता है ना तो एमएमआर से टीडीएस कटता है। एमएमआर होता है 42.744%। आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो, ज्यादा ध्यान मत दो उसमें। बस इतना याद रखो, 10% से टीडीएस कटेगा, 10% से टीडीएस कटेगा, ठीक है। सो यहां खत्म होता है ये दोनों सेक्शंस। ये दोनों सेक्शंस में किसी को कोई डाउट है? जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन थे क्वेश्चंस के वो सारे हमने कर लिए। ओके, क्या ये कंपाइलर एग्जॉस्टिव है? बिल्कुल एग्जॉस्टिव है, इसमें सब कुछ कवर है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर है। क्या इसमें सारे क्वेश्चंस कवर है? क्वेश्चन सारे कवर नहीं है, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर है, ठीक है। सर ये सब हम लोग को क्यों बता रहे हैं? हम लोग को तो यही वाला फॉलो करना है, हम लोग को तो कुछ और फॉलो करना है नहीं। हाँ आ जाओ, वेरी गुड। कैमरा ऑन करो दोस्तों। नहीं सर, हम नहीं ऑन करेंगे सर। 193 एंड 194A दोनों सेक्शन को साथ में करना है। बोथ सेक्शंस आर रिलेटेड टू इंटरेस्ट। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। तो फर्स्ट वाला अपने करने जा रहे हैं 193 सेक्शन। 193 बोलता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी बॉन्ड पे इंटरेस्ट या डिबेंचर पे इंटरेस्ट या अदर देन, ये सब में मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट है। अगर देने वाला एनी पर्सन, स्पेसिफाइड नहीं लिखा, ध्यान से देखो, एनी पर्सन, और लेने जिसको मिल रहा है वो रेसिडेंट होना चाहिए। टीडीएस कितने से कटेगा? 10% से कटेगा। टीडीएस कटेगा 10% से। 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, 7.57% ऑफ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, 6.5 गोल्ड, 7.7% ऑफ गोल्ड बॉन्ड।
अगर ये 4 है तो ये 4 के लिए थ्रेशोल्ड है 10,000 का, यानी 10,000 के ऊपर जाएगा तो 10%। ये 4 छोड़ के बाकी और कुछ भी है तो कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर 2 रुपए का भी इंटरेस्ट दिया तो भी 10% से टीडीएस कट जाएगा। तो थ्रेशोल्ड किस पे? सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड और गोल्ड बॉन्ड पे। वो एग्जाम में आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, यूनिक नेम है। 10,000 के ऊपर जाएगा तो ही अपने को काटना है टीडीएस 10% से, और बाकी सब केस में कोई लिमिट नहीं है, यानी बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, इस सब पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10% से कटेगा टीडीएस। ठीक है, यानी अपने कंपनी का डिबेंचर खरीदते हैं, वो डिवेंचर 6% का है तो अपने को 6% इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या उस 6% इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस कट के आएगा? द आंसर इज यस। तो उस पे 10% टीडीएस डिडक्ट होके अपने को मिलेगा। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी, किस किस चीज पे एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। एलआईसी, जीआईसी या अदर इंश्योरेंस जो अपने को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मान लो अपना जो सिक्योरिटी है वो डीमैट फॉर्मेट में, तो उस पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो एप्लीकेबल नहीं है, और वो लिस्टेड भी होना चाहिए, यानी जो डिबेंचर बॉन्ड है वो लिस्टेड है और डीमैट फॉर्म में, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर एप्लीकेबल नहीं है। या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है उसके बॉन्ड पे, तो एप्लीकेबल नहीं है। सेवन ईयर्स ऑफ एनएससी, 7 years ऑफ एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेबल नहीं है। अब लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो डिबेंचर इशू करती है। तीसरी कंडीशन है कि वो डिबेंचर जो इशू करती है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को करती है। डिबेंचर इशू कर रही है, पब्लिक कंपनी कर रही है, इंडिविजुअल एचयूएफ को कर रही है। तो बताओ इंटरेस्ट किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा या इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा? जल्दी। ऑब्वियसली इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। और जो इंटरेस्ट है वो एक्सीड नहीं करता है 5,000 रुपीज। इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज। एंड फिफ्थ कंडीशन, इंटरेस्ट पे हुआ है अकाउंट पे ही चेक से। इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है अकाउंट पे ही चेक से। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। इसमें से एक भी ब्रीच हो गया तो टीडीएस इज एप्लीकेबल। 5 कंडीशन क्या है? पब्लिक कंपनी होना चाहिए, डिबेंचर होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, इंटरेस्ट 5,000 के ऊपर होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। पब्लिक कंपनी, डिबेंचर, इंडिविजुअल एचयूएफ, 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट, सॉरी 5,000 के नीचे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शुड नॉट एक्सीड 5,000, एंड अकाउंट पे ही चेक के थ्रू पेमेंट होना चाहिए, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, इससे आप एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे एक एमसीक्यू आ सकता है, लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है ये, तो इससे आ सकता है। 5K से नीचे होना चाहिए, एग्जैक्ट 5K भी नहीं, 5K से नीचे होना चाहिए। ईटीएफ मोड नहीं, अभी इसमें से अकाउंट पे ही चेक को ही ऐड किया गया, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को भी ऐड नहीं किया हुआ है, बट वो ऐड हो जाएगा थोड़े दिनों में मेरे को लगता है। तो पब्लिक कंपनी है, डिवेंचर इशू कर रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ को कर रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ को इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट इज लेस देन 5,000 एंड अकाउंट पे ही चेक के थ्रू मिल रहा है, सो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। 194A, ये कौन सा था? ये था 193, 192 नहीं, 194 नहीं, 193 बीच का सेक्शन 193। इससे क्वेश्चन आता है क्या? इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, बट इस वाले पे इस बार एमसीक्यू शायद बन सकता है। 5K इज ऑल्सो नॉट अलाउड, डज नॉट एक्सीड 5K, डज नॉट एक्सीड, हाँ 5K इज अलाउड, सॉरी डज नॉट एक्सीड 5K बोल रहा है ना, यानी 5K से ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट 5K हाँ चलेगा, एग्जैक्ट 5,000 चलेगा, एग्जैक्ट 5,000 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। सेक्शन नंबर 94A, ए फॉर इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। नहीं, इसका हमको नहीं पता, 194A का कुछ भी तुम लोग बना लो, तो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज है इसका। अब इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज के केस में क्या होता है? सबसे पहली बात एक चीज देख लेते हैं, इसमें देने वाला कौन होना चाहिए? जो इंटरेस्ट दे रहा है वो स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए, जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेसिडेंट होना चाहिए, एंड 10%। अलग वाला इंटरेस्ट बना सकते हो, जिससे भी लर्न कर सकते हो लर्न कर लो। ठीक है, अच्छा
स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या, कंपनी, फर्म, एलएलपी। ऑलवेज इंडिविजुअल एचयूएफ तभी बनेंगे जब 1 करोड़ या 50 लाख के ऊपर होगा टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव, तभी, अदरवाइज नहीं। ओके। अब एक बैंक है, ठीक है, बैंक में हमने एफडी वगैरह करवाया, अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है। अब अपने जो है वो एक सीनियर सिटीजन है, तो अगर हम लोग एक सीनियर सिटीजन है यानी 60 ईयर्स के ऊपर वाले लोग हैं, तो 50,000 की लिमिट है। अगर इंटरेस्ट इज मोर देन 50,000, 50,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट है, तो 10% से टीडीएस कटेगा। 50,000 के ऊपर का है तो 10% से टीडीएस कटेगा। तो अपने बैंक है, बैंक से अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, अपने कौन है, अपने एक सीनियर सिटीजन है यानी 60 ईयर्स के ऊपर है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 50,000 रुपीज से ज्यादा, ज्यादा एग्जैक्ट 50,000 भी नहीं, 50,000 से ज्यादा, तो टीडीएस कटेगा 10% से, तो टीडीएस कटेगा 10% से। और अगर अपने एक फर्म है या अपने कोई समझ लो ये है पर्सन है लेस देन 60 ईयर्स वाले, लेस देन 60 ईयर्स है, फर्म है, कंपनी है, अदर्स कोई भी और पर्सन है, तो अपने लिए लिमिट है 40,000 की। अगर 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से, तो टीडीएस 10% से कटेगा। 40,000 के ऊपर आ रहा है इंटरेस्ट, तो 10% से टीडीएस कटेगा। तो हमने क्या देखा, अगर बैंक अपने को इंटरेस्ट देता है, बैंक अपने को एफडी पे इंटरेस्ट दे सकता है, अपने सेविंग्स में दे सकता है, किसी में भी दे सकता है, बट सेविंग्स में एक्चुअली एग्जाम्पशन है। तो मान लो एफडी पे इंटरेस्ट है, एफडी पे अगर अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है और अपने एक सीनियर सिटीजन है, तो लिमिट इज 50,000, उसके ऊपर जाएगा तो 10% से टीडीएस। अच्छा मान लो 51,000 है, तो किस पे टीडीएस कटेगा, 51 पे या 1 पे, तो पूरे 51 पे कटेगा, ठीक है। इंटरेस्ट अगर मिल रहा है अदर देन, इसको छोड़ के, अदर देन सीनियर सिटीजन, यानी फर्म को मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है, 60 ईयर से लेस वाले को मिल रहा है, तो लिमिट इज 40,000। अगर इंटरेस्ट इज मोर देन 40,000, तो 10% से टीडीएस कटेगा, तो 10% से टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट पॉइंट। अब मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है। आप लोगों ने ऑडिट वगैरह किया होगा, किसी भी फर्म में काम किया होगा, तो आपको पता है कि नॉर्मल अनसिक्योर्ड लोन का ट्रांजैक्शन चलता रहता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा ही चलता है ये सब स्मॉल फर्म्स में, कि पैसा घुमाने वाला टेक्निक है ये सारा, ठीक है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, मिस्टर बी इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके। तो अब मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या बोला था, स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए जो दे रहा है, जो ले रहा है वो रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। तो इस केस में स्पेसिफाइड पर्सन कौन होना चाहिए, ए या बी, पे करने वाला कौन होना चाहिए, यही तो गलती है, ध्यान दो। इंटरेस्ट बाय स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए, यानी कि मिस्टर बी स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए। इंटरेस्ट दे कौन रहा है, लोन, हमारे दिमाग में ना सर लोन आ गया था, हमको लगा लोन देने वाला स्पेसिफाइड होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम लोग इंटरेस्ट का सेक्शन पढ़ रहे हैं, लोन का सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। लोन इज नॉट एन इनकम, इंटरेस्ट इज एन इनकम, ऑलवेज रिमेंबर। लोन इज नॉट एन इनकम, लोन इज आइदर एसेट और लाइबिलिटी। इनकम क्या होता है, जो पीएल में आता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो लोन देने वाला नहीं देखना है, इंटरेस्ट को देने वाला देखना है। इंटरेस्ट देने वाला अगर स्पेसिफाइड पर्सन है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इंटरेस्ट इज मोर देन 5,000 रुपीज। अभी बैंक वाला नहीं पढ़ा, बैंक के लिए लिमिट 40-50 था, अब अदर देन बैंक वाले लोगों के लिए, यानी कंपनी हो गया, या मिस्टर ए हो गया, या मिस्टर बी हो गया, कोई इन टाइप के लोग, फॉर्म हो गया, ये लोग जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट इज मोर देन 5,000, इंटरेस्ट इज मोर देन 5,000, तो टीडीएस 10% से कटेगा। बी इज नॉट स्पेसिफाइड पर्सन, बी इज ए स्पेसिफाइड पर्सन, उसका 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, ठीक है। अब हो गया स्पेसिफाइड, हाँ अब हो गया स्पेसिफाइड। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर नहीं, इसका टर्नओवर है 100 करोड़, अब हुआ स्पेसिफाइड। अच्छा तो 5,000 का इंटरेस्ट क्यों दे रहा है, ये इतना रुपया है इसके पास, तो मुझे क्या पता। जब भी बी बोल रहा है स्पेसिफाइड पर्सन, जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा एंड दैट इज मोर देन 5,000 रुपीज, तो टीडीएस कटेगा 10% से। फर्स्ट हमने देखा बैंक, बैंक अगर इंटरेस्ट दे रहा है, रेसिडेंट सीनियर को दे रहा है, तो 50,000 लिमिट है, एंड अदर देन दैट 40,000 की लिमिट है, टीडीएस 10%।
अदर देन बैंक वाले लोग, यानी स्पेसिफाइड पर्सन अदर देन बैंक वाले जो है, यानी फर्म हो गया, कंपनी हो गया, या वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका 1 करोड़ या 50 लाख के ऊपर है टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वो जब इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा तो लिमिट सिर्फ 5,000 रुपए की, ओनली 5,000 रुपीज। 5,000 के ऊपर है तो 10% से टीडीएस कटेगा, 10% से टीडीएस कटेगा। हाँ, बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कवर है, बैंक मतलब पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ उसमें कवर है। ओके, अब नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक, ये जब इंटरेस्ट देते हैं तब क्या होगा? तो ये जब इंटरेस्ट देंगे तो एकदम सेम वही बैंक वाली चीज है। सीनियर को दिया 50,000 के ऊपर 10%, अदर देन सीनियर को दिया 40,000 के ऊपर 10%। तो सर अलग क्यों किए? अलग क्या है इसमें? अलग इसमें ये कि कोऑपरेटिव बैंक का टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए इन लास्ट ईयर, यानी अपने लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है, देन ओनली दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल, otherwise no TDS, otherwise no TDS. This is for all the banks? No, this is only for the cooperative bank या cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो उस सिनेरियो में अगर सीनियर को कर रहे हैं तो 50,000 की लिमिट है, अदर देन 40,000 की लिमिट है, 10% से टीडीएस कटेगा, बट वो तभी कटेगा जब, ध्यान से सुनो, कोऑपरेटिव बैंक का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है इन लास्ट ईयर, कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है, यानी जो इंटरेस्ट दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जिसको मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। तो टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़ इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर अपने लेके आए फाइनेंशियल ईयर 21-22, यस, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। वेरी गुड, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट नोट में लिखा है क्या? सब लिखा हुआ। देखो, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये लोग अगर 50,000 के ऊपर दे रहे रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को और 40,000 के दे रहे अदर के, तो उस सिनेरियो में 10% से टीडीएस कटेगा। अदर केस में 5,000 की लिमिट है, 10% से कटेगा। कोऑपरेटिव वाले केस में भी सेम है, बैंक जैसा ही, बस एक कंडीशन एडिशनल है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक है उसका 50 करोड़ के ऊपर होना चाहिए टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 50 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और अगर 50 करोड़ के ऊपर नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटना है, कोई टीडीएस वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब बैंक में जो है वो अपने को ब्रांच वाइज लिमिट देखनी है या बैंक वाइज लिखनी है? तो याद रखना बैंक वाइज देखनी है। जो 50,000 इंटरेस्ट है दैट शुड बी बैंक वाइज, यानी मान लो एसबीआई में मेरा 40,000 है, ठीक है, एसबीआई में मेरा 40,000 है और आईसीआईसीआई बैंक में मेरा 40,000 है, तो क्या दोनों को मर्ज कर देंगे? द आंसर इज नो, दोनों अलग अलग होगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर 40 के ऊपर जाएगा तब अपना टीडीएस कटेगा, अदरवाइज अपना टीडीएस नहीं कटेगा। अब कुछ कुछ एक्सेप्शन है इसमें। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। अगर एक फर्म इंटरेस्ट पे करता है पार्टनर को तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक, यानी अगर एक फर्म सैलरी दे रहा है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा, एक फर्म इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर को तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटता? ये टैक्सेशन ऑफ फर्म बोल के अपना एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें अपने समझेंगे, ठीक है, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि कब कटेगा, मतलब उसमें कैसे टैक्सेबल होता है, वो टैक्सेबिलिटी उसमें दी हुई है। फिर क्या अपने इतने बड़े हो गए हैं क्या कि अपने बैंक का टीडीएस काट लेंगे? क्या अपने इतने बड़े हैं कि अपने जाके एचडीएफसी बैंक का टीडीएस काट लेंगे? नहीं। तो याद रखना कि कभी भी इंटरेस्ट का पेमेंट बैंक, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी को होगा तो टीडीएस नहीं काटेंगे, ठीक। टीडीएस कौन काटता है? जो इंटरेस्ट देता है, ठीक है। अपने बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, मान लिया हमने हाउसिंग लोन लिया, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या टीडीएस काट के करेंगे क्या? नहीं, अभी अपने इतने बड़े नहीं है कि अपने बैंक, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी का टीडीएस काटे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ओ माय गॉड, यानी सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या उस पे टीडीएस कटेगा? द आंसर इज नो, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या करंट अकाउंट पे कटेगा? तो मेरे दोस्तों करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, और अगर मिलता है तब कटेगा। मेजॉरिटी ऑफ द केस में करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मैक्सिमम बैंक में। अगर मिलेगा तो फिर कटेगा, बिकॉज यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक कवर है, नो इंटरेस्ट। अपना कहाँ करेंट अकाउंट है, अपने गरीब बच्चे हैं। ओके ओके,
इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट भी आता है कई बार। रिफंड जब लेट से मिलता है ना अपने को, तो अपने को इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा? द आंसर इज नो, उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। इसके नेक्स्ट वाला तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एनएससी हो गया, पीओ स्कीम हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, इसके इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता है। क्यों? नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस पे क्यों नहीं कटता है। फिर है जेडसीबी, जेडसीबी मतलब होता है, एसएफएम वालों जल्दी बताओ जेडसीबी मतलब क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होता है उस पे भी नहीं कटता है टीडीएस, ठीक है। तो किस पे नहीं कटता है? फॉर्म पार्टनर को दे रहा है, नहीं कटेगा। बैंक एलआईसी को हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम लोग इतने बड़े नहीं है कि हम टीडीएस काट ले बैंक का, तो अपने नहीं काट सकते वहां पे। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट पे नहीं कटता है, ऐसे ही छोटू सा इंटरेस्ट मिलता है उसमें, उसमें वो लोग क्या ही टीडीएस काटेंगे, तो उस पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है। इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे डिडक्ट नहीं होता है। एनएससी, पीओ स्कीम, किसान विकास पत्र पे नहीं होगा, जेडसीबी पे नहीं होगा, ठीक है। अब ये दो पॉइंट जो नेक्स्ट वाला है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आ जाओ ड्राइंग बनाते हैं। अब मान लो ये बंदा मस्त चला रहा था, चलाते चलाते इसका हो गया एक्सीडेंट। जैसे इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल की तरफ से मिलता है कंपनसेशन। कंपनसेशन इस बंदे को मिला, तो याद रखना अपने, कंपनसेशन इज नॉट टैक्सेबल, कंपनसेशन पे टैक्स नहीं लगेगा। बट कंपनसेशन के साथ इसको मिलता है इंटरेस्ट, तो क्या इस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा? तो सेक्शन नंबर 194 ए बोलता है कि कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी पहले, तब अपने डिसाइड करेंगे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल की तरफ से अपने को इंटरेस्ट मिलता है कंपनसेशन में, कंपनसेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनसेशन पे तो टीडीएस नहीं कटता है, जो इंटरेस्ट मिला क्या उस पे टीडीएस कटेगा क्या? तो देखो फ्लो कैसा होता है, एक बार नोट डाउन कर लो पहले कॉपी में। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन सबसे पहले क्रेडिट होगा अकाउंट में, देन पेड होगा, फिर एक्सीड करेगा 50,000 तो टीडीएस 10% से। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, वहीं साइड में नोट डाउन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, कॉन्सेप्ट बुक में रिवाइज करने में बेटर रहेगा। बाहर मस्त बारिश हो रहा है और हम यहाँ बैठ के पढ़ा रहे और आप लोग पढ़ रहे हो, क्या बात। चाय मिल जाता तो मजा आ जाता। चाय पकौड़े। कैमरा ऑन करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? चाय पी रहे हो अकेले अकेले? अंकित आज तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? ठीक है, देखो, जब भी इंटरेस्ट मिलता है अपने को कंपनसेशन से मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल की तरफ से, तो सबसे पहले वो क्रेडिट होता है, सबसे पहले वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट मतलब होता है सिर्फ अकाउंट्स में एंट्री हुई है। क्या अकाउंट्स में एंट्री हो गई इसका मतलब क्या हुआ? काट दे क्या टीडीएस? नहीं, अभी अकाउंट में सिर्फ एंट्री हुई है। याद रखना वो बोलेगा क्रेडिट, वो ऑलवेज क्या बोलेगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ये मत समझना पैसा का पेमेंट हुआ है, क्रेडिट मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई है। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जो अपना ट्राइब्यूनल है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई है। अब क्रेडिट होने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होने के बाद उसको रिलीज किया जाता है कुछ वेरिफिकेशंस के बाद। तो जब वो रिलीज होगा यानी पेड होगा ना, तब टीडीएस कटेगा। और तब भी कब कटेगा? जब 50,000 के ऊपर है तब टीडीएस कटेगा 10% से। 50,000 है क्या कि 5,000 है? 50,000। 50,000 के ऊपर होगा तो 10% से टीडीएस कटेगा। तो मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल वाला इज क्रेडिटेड इनटू इज क्रेडिटेड, या क्रेडिटेड इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ऐसे करके कुछ वो एक फ्रेम करेंगे सेंटेंस। क्या टीडीएस काट देंगे क्या? आंसर इज नो, तब नहीं। जब बोलेगा पेड, जब क्या वर्ड आएगा? की वर्ड क्या है? पेड। जब पेड वर्ड आएगा या रिलीज्ड वर्ड आएगा तो समझ लेना अब टीडीएस कटेगा। लेकिन कब? जब 50,000 के ऊपर है तब। क्या? कंपेंसेशन? ना 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 ना, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन 50,000 के ऊपर है तो 10% से टीडीएस काट देंगे, 10% से टीडीएस डिडक्ट कर देंगे। सिंपल है। अच्छा, अब इसके ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, इसमें मजा आएगा, मजेदार है ये वाला।
194A। देखो नॉन रेसिडेंट वाला अभी नहीं करेंगे, नॉन रेसिडेंट सिंस अभी बोला तो चैप्टर बहुत टाइम है आने में, तो उसको छोड़ते हैं, अभी उसके पहले वाला पार्ट करते हैं। दीनदयाल एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म में क्रेडिट किया 67,000 एज इंटरेस्ट टू पार्टनर एल, जो कि रेसिडेंट है इंडिया में। बताओ। नहीं, नहीं होगा, बिकॉज जब इंटरेस्ट पार्टनर को पे करते हैं तो वो उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट करते। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट अभी रीड नहीं करेंगे, एम वाला, बिकॉज नॉन रेसिडेंट अभी पढ़ा नहीं। विजेंद्र, विजेंद्र कहाँ चला गया? विजेंद्र अभी ये हम लोग नहीं किए हैं, तुम डाउट मत पूछना, ये अभी अपने छोड़ है, इसको बाद में करेंगे ना, फिर तुम बोलोगे ये सर कराए नहीं सर आप। मिस्टर जीवा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, पे करता है 43,000 एट इंटरेस्ट। थांबा थांबा, अभी पूरा पढ़ लो, नहीं पढ़ लो पहले। ऑन लोन बोरोड फ्रॉम इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, पार्टनर को नहीं दे रहा है, बैंक को दे रहा है, तो बताओ टीडीएस काटेंगे? नहीं। क्या आपने इतने बड़े हो गए कि आपने बैंक का टीडीएस काट लेंगे? क्या नहीं काटेंगे, सो इस पे टीडीएस नहीं कटता है। ये सब लर्न करने का तरीका है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट टू सच बैंक विल नॉट अट्रैक्ट टीडीएस, तो टीडीएस काटने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ 43,000 का पेमेंट कर देंगे अपने। Above firm has paid 42,000 इंटरेस्ट टू पार्टनर, टीडीएस नहीं, पार्टनर को दिया तो भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट। और नॉन रेसिडेंट का वो छोड़ दो, वो अब इसमें आते हैं। चलो, एसएफएम वालों का टेस्ट होगा, अभी नहीं, होमवर्क में बताते हैं, पहले इसमें आते हैं। ऑन ऑन 110 यानी 1 अक्टूबर को 40 साल का उम्र था, 6 मंथ्स का एफडी करवाया इन्होंने 10 लाख 9% पे। किस पे करवाया? एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। फिक्स डिपॉजिट मच्योर हो गया साल के अंत में। तो बताओ, पहले बताओ इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख का 9% डिवाइड बाई 2, करेक्ट। 45,000 इज द इंटरेस्ट। 6 मंथ्स का है ना, तो हाफ मंथ का लेंगे, मतलब हाफ ईयर का लेंगे 45,000। इंटरेस्ट है तो सेक्शन नंबर कौन सा आने वाला है? 194A। दे कौन रहा है? कोऑपरेटिव बैंक दे रहा है। अगर कुछ नहीं लिखा तो वी विल अज्यूम कि इट इज मोर देन 50 करोड़ वाला, ठीक है। तो मतलब इट इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन अपने को पे कर रहा है इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट है दैट इज क्या मोर देन 40,000 या 50,000। अब अपनी एज कितनी है? 40 ईयर्स है, तो अपने लिए लिमिट क्या है? 40,000 की। तो क्या ये मोर देन 40,000 है? हाँ, इट इज मोर देन 40,000। तो कितने से टीडीएस कटेगा? 10% से टीडीएस कटेगा। तो अपना कितना टीडीएस कट जाएगा? अपना कट जाएगा 4,500। 4,500 विल बी योर टीडीएस। गॉट इट? ओके। अब अगर सिंस आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार कृपया आप खुद ट्राई करिए। मिस्टर गणेश है, 45 ईयर्स का है, 9 मंथ का फिक्स डिपॉजिट करवाता है 3 लाख ईच, कैरिंग इंटरेस्ट रेट एट द रेट 9% विद द्वारका बैंक ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच। अ बैंक विच हैज अडॉप्टेड सीबीएस। फिक्स डिपॉजिट मच्योर होता है फरवरी में, करवाया 6 में, मैच्योर हुआ फरवरी में। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है, हो गया 9 मंथ्स। हाँ, 9 मंथ्स हो गया। और 3 लाख ईच मतलब होता है तीनों ब्रांचेस में करवाया। तो लिमिट तो पहली बात बताओ, ब्रांच वाइज देखनी है या अपने को बैंक वाइज? बैंक वाइज, यानी 3 ब्रांच में करवाया है, 3,333, तो 9 लाख मान सकते हैं इसको कि इसने 9 लाख की एफडी करवाई है टोटल। 9 लाख की एफडी में 9% है इसका, एंड इसमें इन्होंने इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है? 67। ओके, 45 ईयर से ज्यादा है तो 40,000 लिमिट होगी इनकी। क्या 60,750 इज मोर देन 40,000? द आंसर इज यस। तो टीडीएस कटेगा, इससे कटेगा, कितने से कटेगा? 10% से टीडीएस कटेगा, 10% से टीडीएस कटेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, और एसएफएम वालों क्वेश्चन नंबर 3 को डेफिनेटली ट्राई करना, बिकॉज इसमें क्या दिया हुआ है? रिकरिंग डिपॉजिट, 1 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट। तो आप लोग को रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एसएफएम वालों तुम लोग पढ़े हो, तुमको पता है रिकरिंग डिपॉजिट मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, याद रखना, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट का कैसे इंटरेस्ट निकलेगा वो निकाल लेना, और फिर मेरे को इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। सब ट्राई करना।
मैं तुमको आंसर भी बता देता हूँ, आंसर आएगा इसका इंटरेस्ट का 41,600। ठीक है, निकालते रहना, बताना कैसे आया। हाँ सर, आप ऐसा बोल रहे हो मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब मान लो एक एफडी है, और वो एक पर्सन ने एफडी कराई है। अब उस पर्सन का मतलब समझ लो बैंक, मतलब एक कंपनी है, कंपनी ने एफडी करवाई। अब एफडी में अगर उसको इंटरेस्ट मिलता और 40,000 से ज्यादा होता तो 10% से टीडीएस कट जाता। बट हुआ क्या, एफडी किसके नाम पे है ये चीज डिस्प्यूटेड हो गई। एफडी किसके नाम पे है वो चीज डिस्प्यूटेड हो गई। तो बैंक क्या करता है, वो जो अपना इंटरेस्ट होता है ना, अब केस हाई कोर्ट में चला गया, तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट को अपने पास नहीं रखता है, वो रजिस्ट्रार जनरल के नाम से इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देता है, रजिस्ट्रार जनरल के नाम से इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देता है। फिर हाई कोर्ट में केस चलता है सालों साल, और फिर जब फैसला आता है कि मान लो मिस्टर ए का है ये, तो फिर मिस्टर ए के नाम पे सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है, या मिस्टर बी का है तो मिस्टर बी के नाम पे सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब तक केस चल रहा है तब तक इंटरेस्ट तो रजिस्ट्रार जनरल के अकाउंट में जा रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता, फिर क्वेश्चन रेज होता है क्या इस पे टीडीएस कटेगा क्या। तो यहां पे एक चीज याद रखना, जब तक रजिस्ट्रार जनरल के नाम पे जा रहा है इंटरेस्ट, तब तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बैंक इज करेक्ट, इज नॉट डिडक्टिंग टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अक्रूड। तो कोई भी टीडीएस नहीं होगा। कब डिडक्ट होगा, जब केस फाइनल हो जाएगा, किसी और के नाम पे वो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, तब डिडक्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रार जनरल के नाम पे जा रहा है, इसीलिए एक साथ लगेगा फिर टीडीएस। हाँ जी, एक साथ डिडक्ट हो जाएगा टीडीएस। चलो क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑल योर्स, जल्दी बताओ। 80,000 towards interest on compensation credited to accounts of pay by motor accident claim tribunal। टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा। सर हम लोग एक कीवर्ड देख लिए थे, और वो कीवर्ड क्या था, क्रेडिटेड। तो अगर क्रेडिटेड है तो फिर बात ही खत्म हो गई, सोचने का इच नहीं है, टीडीएस नहीं कटेगा। जब पे होगा तब टीडीएस कटेगा, वो भी 50,000 एक्सीड करेगा तब। तो is only credited to the account of payee, no TDS is deducted at source। जब रिलीज होगा या पे होगा तब डिडक्ट करेंगे। एवरीबॉडी साथ में हो, सब समझ में आ रहा है सबको। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ इसका अपने समरी अभी तक नहीं बनाया ना, चलो बना लेते हैं समरी फटाफट। तुम लोग बनाना स्टार्ट करो। आईपैड में भी टेढ़ी लाइन, हाँ इसको शेयर नहीं करना है ना, इसीलिए। तो हमने कौन सा सेक्शन देखा, हमने देखा 193। 193 इस तुम्हारा 193 को कैसे समराइज करेंगे, एनी पर्सन रेसिडेंट 10% इंटरेस्ट। तो एनी पर्सन रेसिडेंट को दे रहा है 10% है। थ्रेशोल्ड एज सच कुछ नहीं है, नो थ्रेशोल्ड, बस वो गोल्ड वाले के लिए थ्रेशोल्ड है, गोल्ड वाले के लिए थ्रेशोल्ड है 10,000 का, उसके अलावा और कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। दूसरा है 194A, वेरी मच इंपॉर्टेंट। 194A किसके लिए है, 194A में स्पेसिफाइड रेसिडेंट, स्पेसिफाइड पर्सन है रेसिडेंट। अब स्पेसिफाइड के नीचे एक चीज लिख लेना, जो इंटरेस्ट दे रहा है, जो इंटरेस्ट दे रहा है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। वो स्पेसिफाइड पर्सन है, रेसिडेंट को दे रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट अब यहाँ मल्टीपल है। बैंक के लिए लिमिट कितनी है, बैंक के लिए दो लिमिट है, एक 40,000 की, एक 50,000 की। 50,000 की किसकी है, सीनियर के लिए है, और अदर्स के लिए 40,000 की लिमिट है। और उसके बाद अदर केस में लिमिट कितनी है, अदर केस में लिमिट है 5K की। ठीक है, एक्सीड करेगा 10% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, 10% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। सर ये कितना गंदा राइटिंग में लिख रहे हैं आप, कोई बात नहीं, तुम अच्छी राइटिंग में लिखो। अब स्पेसिफाइड पर्सन को हाईलाइट करते चलना है, स्पेसिफाइड पर्सन बोल लो या स्पेसिफाइड एसएससी बोल लो ना, बात एक ही है। स्पेसिफाइड एसएससी लिख रहे हैं तो स्पेसिफाइड एसएससी ही लिख लेते हैं। सर आपसे पढ़ने के बाद हम लोग कंपाउंडर जरूर बन जाएंगे आपका राइटिंग देख के। अरे सीए डे और डॉक्टर डे एक ही दिन आता है ना, इसीलिए। अरे एक ही दिन आता है दोनों, डॉक्टर और सीए, इसीलिए।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 194 डी ए। 194 डी डेथ वाला था, याद है, कमीशन लाइफ इंश्योरेंस वाला। 194 डी ए इज डेथ आफ्टर। डेथ आफ्टर क्या मिलता है? डेथ आफ्टर मिलती है एलआईसी की मैच्योरिटी। डेथ आफ्टर क्या मिलती है? एलआईसी की मैच्योरिटी। तो 194 डी ए, 194 डी ए एलआईसी की मैच्योरिटी। इसका चार्ट मैंने शेयर किया था, बना लिया होगा तुम लोगों ने। देखो एलआईसी की मैच्योरिटी पे टीडीएस कटता है 5% से। एलआईसी की मैच्योरिटी पे टीडीएस कटता है 5% से। और मेरे दोस्तों फर्स्ट टाइम मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड पे टीडीएस कटेगा। यानी पूरी मैच्योरिटी अमाउंट पे नहीं कटेगा, इस बार मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड पे कटेगा फर्स्ट टाइम। अभी तक जो भी सेक्शन हमने पढ़ा, सबसे पहला सेक्शन है ये जिसमें मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड आ रहा है, नहीं तो ऑलवेज होल अमाउंट पे कटता था। इस बार उसके मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड पे 5% से टीडीएस कटेगा दोस्तों। बट कब कटेगा? दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन, मैच्योरिटी सम शुड बी, दोस्तों दो देखो ध्यान से, मोर देन इक्वल टू 50,000। मोर देन इक्वल टू 50,000 यानी एग्जैक्ट 50,000 है तो भी चलेगा, चलेगा। 50,000 या उससे ज्यादा होना। 50,000 है क्या? 1 लाख है क्या? कितना? 1 लाख है, सॉरी 1 लाख कर देना इसको, 1 लाख कर देना दोस्तों। टाइपिंग में एरर। ठीक है, तो मैच्योरिटी सम शुड बी मोर देन इक्वल टू 1 लाख, यानी एग्जैक्ट 1 लाख है तो भी टीडीएस कट सकता है, कर सकता है, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो मैच्योरिटी सम क्या होना चाहिए? 1 लाख या उससे ज्यादा। एंड इट शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर 1010 डी। 1010 डी एक सेक्शन है जिसमें बोलता है एलआईसी की मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है किसी किसी सिनेरियो में। तो एलआईसी की मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए 1010 डी में। तो दो कंडीशन, एलआईसी की मैच्योरिटी हुई, सबसे पहले मैच्योरिटी सम शुड बी 1 लाख या उससे ज्यादा, एंड इट शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर 1010 डी। तो कब एग्जेम्प्ट होता है, अगर ये अपने को पता चल जाए तो अपने समझ जाएंगे कि मतलब व्हेन नॉट एग्जेम्प्ट, ठीक है, मतलब कब एग्जेम्प्ट नहीं होगा, कब एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अब एग्जेम्प्ट कब नहीं होगा? अगर हमने पॉलिसी इशू की है 1/4/2012 से पहले, 1/4/2012 के पहले, तो एनुअल प्रीमियम, अब एलआईसी का एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ता है। एनुअल प्रीमियम अगर मोर देन 20% है ऑफ द सम अश्योर्ड, एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 20% ऑफ द सम अश्योर्ड, देन इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1010 डी। देन इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1010 डी। एंड मैच्योरिटी सम अगर 1 लाख के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस 5% से डिडक्ट कर देंगे, मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड। और अगर इशू करते हैं आफ्टर 1/4/2012, तो एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, एनुअल प्रीमियम इज मोर देन दैट 10% ऑफ सम अश्योर्ड, तब बोलेंगे इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1010 डी। एंड मैच्योरिटी सम अगर 1 लाख या उसके ऊपर है तो मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड 5 लाख, 5%, सॉरी। ठीक है, ध्यान दो, इससे एमसीक्यू बनेगा। जागो जागो जागो, सोना नहीं है, जाग जाओ जाग जाओ। गुड मॉर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू आएगा इससे, कंफर्म है। और अगर 80 डीडीबी या 80 यू वाले हो, यानी डरावनी डरावनी बीमारी है या डिसेबिलिटी वाला केस है, तो उस सिनेरियो में एनुअल प्रीमियम अगर मोर देन 15% ऑफ सम अश्योर्ड है, देन इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। एंड मैच्योरिटी सम अगर 1 लाख के ऊपर है तो मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पे 5% से टैक्स लगेगा। ठीक है, सम अश्योर्ड क्वेश्चन में दिया होगा। सम अश्योर्ड मतलब होता है कि एंड में कितना रुपया मिलेगा एलआईसी मैच्योरिटी पे। ठीक है, चलो एक बार इसको रीड करो फटाफट, फिर इससे रिलेटेड एक मस्त वाला क्वेश्चन बनाएंगे, सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। चलो करो रीड। एलआईसी मैच्योरिटी इज जनरली टैक्सेबल एट द रेट 5%। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड अपने ले रहे हैं। अब मैच्योरिटी सम कितना होना चाहिए? 1 लाख या उससे ज्यादा, और एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए 1010 डी में। कब एग्जेम्प्ट नहीं होता है 1010 डी में? जब एनुअल प्रीमियम 20% से ज्यादा है, एनुअल प्रीमियम 10% से ज्यादा है, या एनुअल प्रीमियम 15% से ज्यादा है। ठीक है, हाँ, हर केस में टीडीएस इज फिक्स 5% माइनस मैच्योरिटी, मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड।
इसका 5%। ऑलवेज जब भी टीडीएस कटेगा मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड पे कटेगा। क्लियर? चले क्वेश्चन की तरफ, चलो आ जाओ। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करके। इधर से तो कुछ नहीं पढ़ना, नहीं इधर से कुछ नहीं पढ़ना, उधर ही से पढ़ना। तो एक ही क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 29 कॉन्सेप्ट बुक के वहां पे लिख लेना, पेज नंबर 11। इस क्वेश्चन में सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर है। सबसे पहला, मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट है, उनको 4,50,000 रुपए मिलते हैं, 4,50,000 रुपीज मिलते हैं मच्योरिटी ऑफ एलआईसी। मच्योरिटी ऑफ एलआईसी मतलब क्या होता है? डेथ आफ्टर 194 डी ए, 194 डी ए। पॉलिसी कब ली थी हमने? 1/4/2020। सम अश्योर्ड कितना है? 4 लाख रुपीज। एनुअल प्रीमियम कितना है? 1,10,000। तो पहला क्वेश्चन, क्या पॉलिसी इशू हुई आफ्टर 1/4/2012? यस। तो 20% देखना है कि 10% देखना है? 10% देखना है, ठीक है। सम अश्योर्ड कितना है? 4 लाख रुपीज। 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000 रुपए। तो क्या एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 40,000 रुपए? यस। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, इट इज नॉट एग्जाम्प्ट अंडर 1010D। सेकेंड कंडीशन, क्या 1 लाख के ऊपर अमाउंट है? हाँ जी, 1 लाख के ऊपर अमाउंट है, 4,50,000 है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो भैया टीडीएस तो कटेगा। अब कितने से कटेगा? 5% इंटू सम अश्योर्ड, सॉरी जितना मिल रहा है अपने को, कितना मिल रहा है? 4,50,000 रुपए अपने को मिल रहा है। इसमें से अपने माइनस करेंगे प्रीमियम पेड। अब देखो पॉलिसी हमने ली कब थी? 1/4/2020 में पॉलिसी ली थी, ठीक है, 1/4/2020। एनुअल प्रीमियम मतलब होता है हर साल प्रीमियम दे रहा है। तो 2020 मतलब 20-21, 1 साल, ठीक है। फिर 22, फिर 23, कितने साल हुए? 3 साल हुए। आज तक कितने साल हुए? देखो काउंट करो, 20 से पूरा 21, 1 साल। 21 से 22 पूरा 1 साल। 22 से 23 पूरा थर्ड ईयर। तो 3 साल हुए। तो अभी तक हमने कितना प्रीमियम पे कर दिया? अभी तक हमने जो प्रीमियम पे किया है वो पे किया है 1,10,000 इंटू 3। समझ गए? तो कितना आएगा? 1,10,000 इंटू 3, 3,30,000 प्लस 4,50,000। तो 1,20,000 रुपए पे 5% से टीडीएस कटेगा, दैट इज 6,000 का टीडीएस कटेगा। क्लियर? समझा? क्या फ्लो में गए थे अपने? कुछ फ्लो में नहीं गए थे अपने, सीधा फॉलो किए इसको, ये वाले फ्लो में अपने आए, बट उल्टा गए। सबसे पहले हमने देखा कि कब इशू किया था, तो हमने देखा कि आफ्टर वाला केस है, आफ्टर वाले में 10% देखते हैं, तो हमने 10% देखा। उसके बाद अपने को पता चला कि इट इज नॉट एग्जाम, फर्स्ट कंडीशन हमने देखा। दूसरा हमने देखा क्या 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख या उसके ऊपर है? हाँ 1 लाख या उसके ऊपर है। फिर हमने क्या किया? 5% मारा, मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड। एक चीज सीखने वाली ये थी कि जो प्रीमियम अपने को लेना है वो ईयरली जाता है, तो ईयर के हिसाब से अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। इस चीज का अपने को ध्यान रखना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार तुम लोग ट्राई करो खुद से। वाई एक रेसिडेंट है, 3,25,000 उनको मिलने वाला है एलआईसी की मैच्योरिटी पे। पॉलिसी उन्होंने लिया था 31/3/2012 में, फॉर विच सम अश्योर्ड इज 3 लाख एंड एनुअल प्रीमियम इज 35,000। तो देखो 1/4/2012 के पहले का है, 1/4/2012 के पहले का है क्या? देखो ध्यान से, 1/4/2012 के पहले का है। हाँ, मार्च पहले आता है, अप्रैल बाद में आता है, तो इट इज बिफोर 1/4/2012। तो 10 लेना है कि 20 लेना है? 20% लेना है। 3 लाख का 20% कितना होता है? 60,000। क्या एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 20%? द आंसर इज नो। तो पहला ही कंडीशन ब्रीच हो गया, तो दूसरे में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, बिकॉज नीड ही नहीं है। तो टीडीएस डिडक्ट होगा क्या? टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। समझे सब कोई? चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बताओ। एग्जाम्प्ट हो गया 1010D में, इसीलिए टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश प्रताप। सबसे पहला लाइन पढ़ो, कितना रुपया मिल रहा है? 95,000। 1 लाख से कम है तो आगे पढ़ने का ही क्यों है, अपने को टीडीएस काटना ही नहीं है, पहला ही कंडीशन ब्रीच हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला ना इस क्वेश्चन में सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर है, तो इसको अपने क्या मार्क करेंगे? इम्पोर्टेंट।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो 194 डीए में और कुछ नहीं करना है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। 194 आई ए। हो जाओ, रेडी रेडी रेडी, आ जाओ जोश में, नहीं दिख रहे हो, पानी पी लो। सर 1:30 तो बज गया। अरे 12:30 से क्लास था, 11:30 से नहीं। आ जाओ। बस बस सर, अभी पढ़ाई कहाँ किया हमने, अभी तो शुरू किया है, अभी तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है चलो, ये वाला करते हैं फिर बस करते हैं, ठीक है। बस से याद आया, इसमें लिखा हमने, लिखा नहीं ना, चलो लिख लो। पहले इसमें लिख लो, इसमें लिख लो 194 डी ए, 194 डी ए यहाँ लिख दो। और इसके लिए तो चार्ट ही रेफर कर लो, बेटर रहेगा, सीधा यहाँ लिख लो चार्ट। ठीक है, या वो चार्ट ड्रॉ कर लेना यहाँ पे बाद में। ठीक है, हाँ करेक्ट सुमित। फिर सर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, सर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। अरे 2 घंटा भी अभी अपने पढ़े नहीं है, सबको थकान होने लगा इसी में। कितना क्वेश्चन है टीडीएस में पता है? 82 क्वेश्चन करीब कुछ है। ठीक है, अभी आधा भी नहीं हुआ है। चलो, बाहर बिजली भी कड़क रहा है। अब अपने करने जा रहे सेक्शन नंबर 194 आई ए। आई ए रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई ए ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। निकुंज तुम्हारा कैमरा ऑफ है, तुमको झपकी तो लगेगा ही, तुम कैमरा ऑन करो पहले, देखे तो क्या कर रहे हो तुम लेट के पढ़ाई कर रहे हो, बेड पे कौन बैठा है, उठो। सर हम तो लेट गए थे पूरा। हाँ, शाबाश। बारिश हो रहा है तो बाहर? हाँ बारिश हो रहा है, इसलिए और नींद लगा है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक बायर है, एक सेलर है। बायर क्या खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है। सेलर क्या खरीदता है, प्रॉपर्टी बेचता है। तो अगर मैं तुमको एक चीज के बारे में बोलूं कि टीडीएस डिडक्ट करना है, तो तुम्हारे हिसाब से टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, बायर या सेलर? सेलर सर, सेलर 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 सर। बायर डिडक्ट करेगा, बायर। पैसा कौन दे रहा है, बायर दे रहा है। कैश किसके हाथ में है, बायर के हाथ में। पैसा कौन काटेगा, बायर काटेगा। जो पैसा देता है वही टीडीएस डिडक्ट करता है। इस तरह करके भी समझ सकते हैं। तो डिडक्ट कौन करने वाला है, बायर डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो मान लो एक प्रॉपर्टी है, ये मस्त वाली प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अपने को चाहिए, सिंचैन का घर लग रहा है, नहीं ये मेरे को डोरेमोन का घर लग रहा है। तो नोबिता का घर है, ये अपने बेचने जा रहे हैं। अगर ये नोबिता का घर अपने बेचेंगे तो अपने को कैसे पता चलेगा टीडीएस कब कटेगा कब नहीं कटेगा? तो सबसे पहला जो कंडीशन है जो अपने को चेक करना है, वो कंडीशन है कि एक्चुअल कंसिडरेशन, यानी जितने रुपए अपने पे कर रहे हैं उस घर के लिए, और या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस घर का, ये दोनों में से कोई भी एक फिगर, ये दोनों में से कोई भी एक फिगर 50 लाख, और दोस्तों सेकेंड टाइम, या उससे ज्यादा, 50 लाख या उससे ज्यादा है। एक्चुअल कंसिडरेशन या एसडीवी, दोनों में से अगर कोई भी एक फिगर 50 लाख के ऊपर है, 50 लाख या उसके ऊपर है, तो समझ लेना कि टीडीएस आने वाला है, टीडीएस आने वाला है। अब टीडीएस आएगा तो किस अमाउंट पे आएगा? तो एक्चुअल कंसिडरेशन या एसडीवी, विच एवर इज हायर पहले करेंगे, दोनों में जो भी हायर है वो करेंगे। एसडीवी या एक्चुअल कंसिडरेशन हायर वाला लेंगे, उसका 1%, उसका 1% करेंगे। ठीक है, तो ये नोबिता का जो घर है, इसका कंसिडरेशन है 70 लैक्स, एसडीवी है 80 लैक्स। तो जल्दी से मेरे को बताओ, पहले बात बताओ, टीडीएस आएगा? आएगा, बिकॉज दोनों ही 50 के ऊपर है, तो आएगा। अब कौन किस पे आएगा, हायर पे आएगा। हायर क्या है, 80 लैक्स। तो 80 लैक्स का 1% करेंगे, जल्दी बताओ कितना आएगा? 80,000 आएगा सर। 80,000 आता है 1%, 80,000 आता है 1%, 80 लाख का। हाँ सर 80,000 आता है, तो 80,000 पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग ध्यान दो, 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन पे 80,000 टीडीएस गवर्नमेंट ले रहा है।
तुमको क्या लगता है गवर्नमेंट टीडीएस में इंटरेस्टेड है क्या? किसी भी एंगल से तुमको लग रहा है गवर्नमेंट टीडीएस में इंटरेस्टेड है? गवर्नमेंट टीडीएस में इंटरेस्टेड है ही नहीं इस सेक्शन में। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शन है वो उसके नोटिस में आ जाए। बिकॉज आपको मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि पैसा कहाँ घूमता है, तो सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट में घूमता है। ठीक है, प्रशांत को अच्छे से पता होगा। नहीं नहीं, प्रशांत को नहीं पता है, हंस क्यों रहे हो फिर प्रशांत तुम? तो इस सिनेरियो में बस गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही कि मेरे को पता चल जाए, मेरे को पता चल जाए कि ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसलिए वो 1% की लिमिट यहाँ पे डाल के रखी। एक्चुअल मोटिव ये है। बट ठीक है, मोटिव से कुछ लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं स्ट्रेट अवे। क्या हमने देखा? बहुत सिंपल सी चीज देखी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं तो बायर डिडक्ट करेगा, बिकॉज पैसा तो बायर ही देता है, तो बायर डिडक्ट करेगा, सेलर का डिडक्ट करेगा। बट कब करेगा? जब एक्चुअल कंसिडरेशन या एसडीवी दोनों में से कोई एक 50 या 50 के ऊपर होना चाहिए। डिडक्ट किस पे होगा? दोनों में विच एवर इज हायर, यानी एक्चुअल कंसिडरेशन या एसडीवी विच एवर इज हायर का 1% पे टीडीएस डिडक्ट होगा। अब मान लो कि अपना 60 लाख तय हुआ, तो टीडीएस आएगा 60 लाख का 1% अपने डिडक्ट करेंगे। बट अपने जो पेमेंट करेंगे 60 लाख का वो 20 लाख के उसमें करेंगे पार्ट्स में, तो टीडीएस के हर पार्ट पेमेंट पे डिडक्ट होगा? द आंसर इज फिर हर पार्ट पेमेंट का 1% करके डिडक्ट होगा। अब मान लो होता क्या है कि एक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के दो लोग हैं ओनर, ठीक है, एक मिस्टर एक्स एक मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स को हम देते 40 लाख रुपए, मिस्टर वाई को हम देते 40 लाख रुपए। ऐसे देखोगे तो इंडिविजुअली अलग अलग दे रहे हैं, बट प्रॉपर्टी तो एक ही है ना। तो इस सिनेरियो में 40 लाख नहीं लेना है, 80 लाख लेना है, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू लेनी है, पूरा 80 लाख लेना है। ठीक है, अब इसको क्रॉस लिंक करते हैं अपने आई से। आ जाओ इधर। आई में देखो पर को ओनर था, जब रेंट पे करते हैं, रेंट वाले केस में इंडिविजुअलिटी देखनी है, सेपरेट ट्रीटमेंट करना है। बट जब सेल करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी तब कंबाइंड ट्रीटमेंट देखना है। ठीक है, तो ये था एक क्रॉस लिंक बिटवीन आई एंड ये वाला। इसमें तुम लोग एक बार यहां पे लिख लो आईए में क्रॉस लिंक जो मैं बोला, अपनी मदर टंग में लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, 26 क्यू भी फाइल किया था कल सर, स्क्रीनशॉट शेयर कर देते, हम लोग भी देखते कितने का ट्रांजैक्शन किए हो तुम। सर मेरा नेता क्लाइंट का था। अच्छा, अब देखो, क्या बाइंग एंड सेलिंग रोज होता है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी का? रेगुलर है क्या? नहीं, रेगुलर तो नहीं है। जनरली टीडीएस जो रेगुलर बेसिस पे होता है उसके लिए अपने एक डेट बता दिया कि इस मंथ के एंड के बाद यहां पे जमा कर देना। बट सिंस रेगुलर तो होता नहीं है बाइंग एंड सेलिंग, कभी हो गया साल में, 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, साल में एक बार, तो उसके लिए सिंपल से बोलता है, उसके लिए तुम एक काम करना, जो पेमेंट का डेट होगा ना टीडीएस का, वो 30 डेज कर देना। जिस दिन टीडीएस कटा वहां से 30 डेज के अंदर जमा करवा देना। जिस दिन टीडीएस कटा वहां से 30 डेज के अंदर जमा करवा देना। रीजन समझ में आया यहाँ 30 डेज क्यों दिया? बिकॉज ये रेगुलर ट्रांजेक्शन थोड़ी है, रोज लेवा देवी थोड़ी होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसीलिए यहाँ पे 30 डेज का क्राइटेरिया दिया हुआ कि टीडीएस काटा 30 दिन के अंदर जमा करवा देना, टीडीएस काट के 30 दिन के अंदर जमा करवा देना। अब कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है? अब मान लो तुम चले गए एक, अच्छा अगर हम जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स में फ्लैट खरीदते हैं तो क्या उस फ्लैट पे भी टीडीएस कटेगा? प्रोवाइडेड 50 लाख के ऊपर है, कटेगा, बिकॉज इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जब भी अपने कॉम्प्लेक्स में फ्लैट खरीदने जाते हैं तो अपने को क्या देता है? क्लब मेंबरशिप देते हैं, कार पार्किंग देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फीस देते हैं, ये सब कुछ चार्ज करते हैं अपने साथ। तो अपने को ये सारा टोटल करना है, ये सारा टोटल करके अगर 50 लाख के ऊपर जा रहा है ना तो भी टीडीएस कटेगा। यानी इन शॉर्ट इस पे भी टीडीएस कटेगा। क्लब हो गया, पार्किंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फीस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, कुछ भी जो भी चार्जेस वो ले रहे हैं, वो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ। सिक्योरिटी मतलब नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट थोड़ी लेते हैं सेल परचेस के टाइम पे। उस सिनेरियो सिक्योरिटी वो गार्ड वाला ना, गार्ड सिक्योरिटी, वो सब कुछ इंक्लूड कर लेना है। जो भी हमसे वो एडिशनल चार्ज लेंगे वो सब इंक्लूड कर लेना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। गांव की खेती की जमीन पे एप्लीकेबल नहीं, गांव की खेती की जमीन पे एप्लीकेबल नहीं है। शहर की खेती की जमीन पे एप्लीकेबल है, यस। रूरल पे एप्लीकेबल नहीं है, बाहर पे। और रूरल पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल यानी खेती वाली जमीन, नॉर्मल जमीन नहीं। ठीक है, तो अगर रूरल का केस आएगा तो देख लेना एग्रीकल्चर है कि नहीं, जबरदस्ती को उसको नॉट एप्लीकेबल मत कर देना। नहीं, ऐसे नहीं, अगर रूरल में नॉर्मल लैंड है तो उस पे एप्लीकेबल होगा, रूरल का नॉर्मल लैंड पे एप्लीकेबल होगा, बट एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल
नहीं होगा। दोनों में से कोई भी एक 50 लाख या उसके ऊपर है तो एप्लीकेबल कर देंगे 194 IA SDV या एक्चुअल कंसिडरेशन। ठीक है, तो आओ इधर आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इससे मजा आएगा। मिस्टर श्याम ने परचेज किया हाउस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 90 lakhs और एसडीवी है 94 lakhs एंड फॉर द पर्पस ऑफ यूज ऑफ रेसिडेंसी। अच्छा, घर के लिए ले रहे हैं, रेसिडेंसी के लिए, उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉमर्शियल और रेसिडेंसी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब अपने को देखो, दोनों में से कोई भी एक 50 लाख के ऊपर है। हाँ, दोनों में से कोई भी एक 50 लाख के ऊपर है, तो किस पे लगेगा? विच एवर इज हायर। तो 90 या 94, तो 94 lakhs का अपने 1% करें, 94 lakhs का 1%, दैट इज 94,000, दैट इज 94,000। ओके, क्या डाउट है? आओ अभी इधर आओ, पहले रूरल अर्बन वाला बाद में देखेंगे, अभी इस पे फोकस करते हैं। परम कंस्ट्रक्शन सेल करता है फ्लैट मिस्टर मनी को सेल करता है 48 lakhs में फ्लैट। एग्रीमेंट टू सेल वगैरह वगैरह। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस चार्ज 5,000 पर मंथ देना पड़ेगा, 24 महीने तक एडवांस में देना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख रुपया कार पार्किंग के लिए देना है, 1 लाख रुपया क्लब मेंबरशिप फीस देना है। तो अब बताओ टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? अच्छा, जरूरी नहीं है एसडीवी का फिगर बार बार दे, क्वेश्चन नहीं दिया है तो अज्यूम की नहीं दिया हुआ है फिर, ठीक है, उसको इग्नोर करना है। अब यहां देखो 48 lakhs है, तो सबसे पहले 5,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज इंक्लूड करना है। 2 लाख रुपया कार पार्किंग इंक्लूड करना है। 1 लाख रुपया क्लब मेंबरशिप फीस इंक्लूड करना है। एंड 48 lakhs तो इंक्लूड करना ही है। तो 52,20,000 हो गया। इस पे अपना 1% से टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, दैट इज 52,200 का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इजी, क्लियर? हाँ सर, इजी है। बोलो दिव्या, क्या डाउट है? अनम्यूट करो। रूरल और अर्बन का जो क्राइटेरिया होता है वो अपने कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे, वो 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 से 1 लाख पॉपुलेशन, वो वहां पे देखेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब एक और सेक्शन, इससे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 194 IA। ठीक है, कौन डिडक्ट करेगा? बायर करेगा। किसका करेगा? सेलर का करेगा। क्या, कब करेगा? जब एसडीवी, जब एसडीवी और कंसिडरेशन दोनों में से कोई भी एक मोर देन इक्वल टू 50 lakhs है। 50,000 नहीं, हाँ, प्रॉपर्टी महंगा बिकता है, 50,000 नहीं, 50 लाख में बिकता है, तो मोर देन 50 लाख। तो किस पे कटेगा? 1% कटेगा, 1% ऑफ एसडीवी या एक्चुअल कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर। ठीक है, सिंपल, बना लिया ये वाला। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एकदम छोटू सा, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। 194 LA। LA मतलब ला, ला मतलब ला, अपना लैंड ला। ठीक है, तो 194 LA टॉक्स अबाउट कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक मिनट, हाँ।
ओके, तो अपने देख रहे हैं सेक्शन नंबर 194 एल ए। 194 एल ए क्या बोलता है? ला क्या लेके आ? कंपलसरी एक्वाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर 2.5 लाख से ज्यादा आपका कंपलसरी एक्वाइजेशन में आपको मतलब मिला है, कंपनसेशन मिला है 2.5 लाख से ज्यादा, तो 10% से टीडीएस कटेगा, 10% से टीडीएस कटेगा। अब यहां पे ध्यान दो क्या लिखा है? नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनी एग्रीकल्चर लैंड। एनी, रूरल हो अर्बन हो फर्क नहीं पड़ता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी एग्रीकल्चरल लैंड। 2.5 लाख से ज्यादा 10%, 2.5 लाख से ज्यादा 10%। तो आओ देखते हैं, छोटू सा सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी बताओ। 2,45,000 अपने को मिला है एक्स से कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट में कंपलसरी एक्वाइजेशन ऑफ हिज अर्बन लैंड। नो टीडीएस बिकॉज लेस देन 2.5 लाख। ठीक है, ओके। सेक्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 34। 3 लाख पे किया गया मिस्टर बी को ऑन अकाउंट ऑफ कंपलसरी एक्वाइजेशन ऑफ हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग अक्वायर्ड फॉर लेइंग रेलवे ट्रैक्स। बताओ टीडीएस? यस, 2.5 लाख के ऊपर है, टीडीएस कटेगा। क्या किस पे कटेगा? इंटायर 3 लाख पे टीडीएस कटेगा। कितने परसेंट से कटेगा? 10% से। कितना? 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना चाहोगे? हाँ सर, बिल्कुल ट्राई करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 एक बार सेल्फ ट्राई करिए। लॉस दिया आपने को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 2 लाख का। नेट लॉस फ्रॉम लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज 2 लाख रुपीज। नेट लॉस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज 1 लाख। एंड इंटरेस्ट है अपने पास 3,60,000 का। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक। एंड इसके साथ अपना सैलरी भी है 6,50,000 का। 6,50,000 का सैलरी भी है। तुम सिर्फ टोटल इनकम निकाल के मेरे को दिखा दो। समझ गए? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सैलरी हेड पकड़ेंगे। सैलरी हेड में अपना 6,50,000 का सैलरी है, उसमें से कितना माइनस करेंगे? सेक्शन 16 का 50,000। तो 6 लाख रुपया सैलरी आ गया। गया। फिर अपने पास दो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, एक 2 लाख का, इधर 2 लाख का, 4 लाख का लॉस है अपने पास। 4 लाख का लॉस अपने क्या दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? सैलरी हेड से नहीं, सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख सेट ऑफ कर सकते हैं, तो सिर्फ 2 लाख सेट ऑफ करेंगे, यानी बचा 4 लाख। अब अपने को बैंक इंटरेस्ट 3,60,000, बस इसको ऐड कर देंगे, विल गेट द आंसर। करो उसको। $760,000 आ रहा है सबका। 7,60,000। अब मेरी बात ध्यान, अच्छा टीटीबी वगैरह बाद में करेंगे, अभी किया नहीं हमने, तो इसको डीटी डबल ए वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी बस 760 तो निकालना आ गया ना सबको? हाँ आ गया। सर बिजनेस लॉस का क्या किया? बिजनेस लॉस का हम लोग क्या किए हैं बताओ? बिजनेस लॉस हमने कहां रखा? कितने चला गया? क्वेश्चन में बोला है, कैरी फॉरवर्ड होगा, क्वेश्चन में बोला है। हाँ, बिजनेस एक्टिविटी में देखो होता क्या है ना, बिजनेस लॉस जो होता है ना वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, ये अपने उसमें पढ़ेंगे सेट ऑफ वाले चैप्टर में। ठीक है, सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। ओके, तो चलो इसका फटाफट समरी बना देते हैं। 194 एल ए छोटू सा सेक्शन है। 194 एल ए कंपल्सरी एक्वाइजेशन होता है, यहाँ पे कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, 2.5 लाख के ऊपर है तो अपना 10% से डिडक्ट होगा। That's it। और क्या लिखना है इसमें? कंपल्सरी एक्वाइजेशन भाई कौन करता है? सबको पता है, गवर्नमेंट के थ्रू आने वाला कंपल्सरी एक्वाइजेशन। गवर्नमेंट ही कर सकता है कंपल्सरी एक्वायर, है ना? ठीक है, एक बार इस वाले को भूल जाओ, लॉस वाले को, एक बार सेट ऑफ वाला चैप्टर करेंगे फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, इसमें एक सेट ऑफ वाला पॉइंट है, वो अभी हमने करा नहीं है ना, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको एक काम करो, पेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, पेंडिंग कर देते हैं।
टीडीएस कितने प्रोविजन है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी मेन प्रोविजन आया ही नहीं। 194J 194C तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अभी तो ये प्रोविजन अपने टच ही नहीं किया है, अभी तो ज्यादा नहीं है, हो जाएगा। और एक नया सेक्शन भी आया 194R, ठीक है, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है दोस्तों, थक गए हो आप लोग, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्विक रिवीजन मारते हैं आज जो जो भी पढ़ा, ठीक है। आ जाओ, आज जो जो भी पढ़ा उसका क्यों, चलो ऊपर से क्विक रिवीजन मारते हैं, ठीक है, सब मेरे साथ बोलना। 194B, 194BB, बी फॉर बेटिंग, बी फॉर बड़ी बेटिंग, बी मतलब लॉटरी वगैरह, बीबी मतलब हॉर्स रेस, 10,000 के ऊपर 30% से कटेगा, काइंड में है तो वेरीफाई कर लेना, और या तो तुम उससे कलेक्ट कर लेना, पर विनिंग अपने को देखना है इसमें। 194D, 194G, डी मतलब डेथ मतलब इंश्योरेंस कमीशन, जी मतलब जी मैं लॉटरी बेचता हूं तो कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, 15,000 के ऊपर 5% से टीडीएस कटेगा। 194H, सबसे पहले एंट्री हुआ स्पेसिफाइड एसएससी का, स्पेसिफाइड एसएससी मतलब कंपनी फर्म एलएलपी ऑलवेज, इंडिविजुअल एचयूएफ कब होंगे, जब 1 करोड़ के ऊपर होगा या 50 लाख से ज्यादा, कब, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, और उन्होंने कमीशन का पेमेंट किया 15,000 रुपए से ज्यादा, 5% से टीडीएस कटेगा, ठीक है। स्पेसिफाइड एसएससी कौन होना चाहिए, जो पर्सन पे कर रहा है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। 194 आई रेंट, रेंट में हमने क्या देखा, 2,40,000 पर एनम पर कोओनर से ज्यादा है, और रेंट दे कौन रहा है, टेनेंट कौन है, स्पेसिफाइड एसएससी, मिल किसको रहा है, वो रेसिडेंट होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2%, अदर के लिए 10% है। 194 आई भी रेंट, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन आई वाले, मतलब जो आई में कवर नहीं है वो आई बी में कवर होते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ, 50,000 पर मंथ से ज्यादा का रेंट है तो टीडीएस कटेगा 5% से, पैन नहीं दोगे तो 20% से टीडीएस काट देंगे, बट लास्ट मंथ के ज्यादा रेंट नहीं होगा, इस रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था। 192 सैलरी का पूरा कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड बाय 12 मारेंगे, आ जाएगा। क्या लेना है, डिडक्शन लेना, अदर इनकम लेना है, सिर्फ और सिर्फ एचपी लॉस लेना, बाकी किसी हेड का लॉस नहीं लेना, और तुम जो भी ले रहे हो उन सब चीज का तुमको वेरिफिकेशन करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टिप्स पे कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। 192 एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ का बात करता है, स्टैट्यूटरी पीएफ से पैसा निकाल रहे हो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ से निकाल रहे हो 50,000 के ऊपर, 50,000 या उसके ऊपर तो टीडीएस कटेगा। रिकॉग्नाइज मतलब ईपीएफ से निकाल रहे हो 50,000 या उसके ऊपर एंड नॉट कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस, then only TDS, otherwise no TDS। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बॉन्ड डिबेंचर वगैरह, ये सेविंग बॉन्ड और गोल्ड बॉन्ड के लिए 10,000 की लिमिट है, बाकी किसी के लिए कोई लिमिट नहीं है, 10% से टीडीएस कटेगा। कब नहीं कटेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे नहीं कटेगा, एलआईसी पे नहीं कटेगा, लिस्टेड डीमैट फॉर्म में नहीं कटेगा, पावर फाइनेंस में नहीं कटेगा, 7 year एनएससी पे नहीं कटेगा, लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक कंपनी, डिबेंचर, इंडिविजुअल एचयूएफ को इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 तक मिल रहा है, अकाउंट पे ही चेक पे मिल रहा है, कोई टीडीएस नहीं लगेगा, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 194 है इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज छोड़ के जो इंटरेस्ट है, देने वाला स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जो इंटरेस्ट दे रहा है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेसिडेंट होना चाहिए, 10% से कटेगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस वाले केस में 50,000 अगर सीनियर है तो 40,000 अदर केस में, इसके ऊपर है तो टीडीएस कटेगा। अदर्स केस में यानी एक स्पेसिफाइड दूसरे स्पेसिफाइड को मिस्टर ए मिस्टर बी या कंपनी या फॉर्म इन लोग के बीच में हो रहा है तो 5,000 तक का लिमिट है। कोऑपरेटिव वाला भी सेम बैंक जैसा ही है, बस इसमें टर्नओवर देखना है, प्रीसीडिंग 50 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को बैंक का हम लोग नहीं काट सकते, हम लोग इतने बड़े नहीं हुए, सेविंग बैंक अकाउंट पे कोई नहीं लगेगा, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड पे नहीं लगेगा, एनएससी पीओ किसान विकास पत्र पे लगेगा, जेडसीबी पे नहीं लगेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के केस में जब क्रेडिट होगा तब नहीं लगेगा, जब अवार्ड हो जाएगा या पे हो जाएगा या रिलीज हो जाएगा, ऐसा कुछ वर्ड यूज करेगा तब कटेगा, वो भी जब 50,000 के ऊपर है तब, 50,000 के ऊपर जाने से कटेगा। 194 डी है एलआईसी की मैच्योरिटी पे, हमने क्या देखा, एलआईसी की मैच्योरिटी पे हमने देखा है कि 5% मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड, पहला सेक्शन जिसमें माइनस कर रहे हैं, मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड, कब कटेगा, जब मैच्योरिटी सम इज मोर देन इक्वल टू 1 लाख एंड इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1010D। कब एग्जाम नहीं होता 1010D में, जब 1/4/2012 के पहले इशू हुआ है एंड एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 20%, तब एग्जाम नहीं होता है। 1/4/12 के बाद तो एनुअल प्रीमियम मोर देन 10% एंड 15% से ज्यादा है ATUTD, तब नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम कॉन्सेप्ट बुक में देखोगे तो इसमें देखो इस वाले पॉइंट को, यहां पे लिखा है व्हेन इट इज विद इन द लिमिट, और अपने कब पढ़े, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगा, तो वहां पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे उल्टा लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो तुम एक काम करना, तुम लोग डायरेक्टली इसी से ही पढ़ना, वहां लिख दो रेफर चार्ट,
डायरेक्टली यहां से पढ़ोगे बेटर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर हमने देखा आई ए, अगर एक बायर सेलर को पेमेंट करता है किस चीज का, लैंड परचेस करने का, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करने का, तो एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी दोनों में से कोई भी एक 50 लाख के या उसके ऊपर है तो टीडीएस कटेगा। किस पे कटेगा, एक्चुअल कंसिडरेशन या एसडीवी, विचएवर इज हायर पे 1% से टीडीएस कटेगा। क्लब फीस, पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, वो सब कुछ इंक्लूड कर लेना है। बस याद रखना गांव की खेती की जमीन यानी रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं है। 194 LA ला, क्या ला, कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 2.5 लाख के ऊपर 10% से कटेगा, बट नॉट एप्लीकेबल टू एनी एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी लैंड पे एप्लीकेबल नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड डाउट्स लेता हूं एक बार, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो, रिकॉर्डिंग वालों कभी आ जाया करो, नहीं सर हम रिकॉर्डिंग में ही देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।